हेलो एवरीवन। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो, है ना। मैं विजिबल हूं। स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर और आपका टॉपिक रहेगा, कुछ डाउट्स रहेंगे वो आपको बता देंगे। और आज का लेक्चर हम लोग मियोसिस पे लेने वाले हैं। तो एक बार बता दो मुझे, मेरी आवाज आ रही है? ओके लिख दो और स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी बता दो बेटा। गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, अब आज का लेक्चर हमारे पास बेटा मियोसिस टॉपिक पे हम लेने वाले हैं। माइटोसिस आपको मैंने कल समझा दिया था। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी मानना था कि सर इतना बड़ा लेक्चर क्यों था कल, क्योंकि कोई जब प्रोसेस पढ़ाते हैं उसको बीच में नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने थोड़ा सा पढ़ा दिया आगे कल पढ़ाएंगे। तो कोई भी प्रोसेस मुझे लगातार कंटिन्यूसली ही पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको लिया। तो आपके 2 लेक्चर में हमने माइटोसिस तक कर लिया है। आज हम मियोसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे और फिर लास्ट लेक्चर में इनके सिग्निफिकेंस, पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी, एपीसी, सीडीके, ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, पॉलीटीनी, ये सब एक सिंगल लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा उसमें करके बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, सस्पेंड करना उसका प्रोसेस है। जी नॉट फेज में वो सस्पेंड कर देता है, एग्जिट कर देता है सेल साइकिल को। ठीक है, क्लियर है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी पढ़ाऊंगा साथ में। आज मियोसिस पहले पढ़ा लेता हूं, फिर माइटोसिस और मियोसिस की सिग्निफिकेंस को साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि दोनों को रिलेट कर सके हम लोग, है ना। ठीक है, हाँ। साइटोकाइनेसिस बेटा 2 स्टेप में कराते हैं। एनिमल और प्लांट साइटोकाइनेसिस अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन रिजिड सेल वॉल। एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ साइटोकाइनेसिस होती है और प्लांट में अंदर से बाहर। अंदर से बाहर का मतलब सेंट्रीफ्यूगल टाइप की, और प्लांट में बाहर से अंदर फरो बनती है जो डीप हो जाती है। ठीक है, माइटोजन वो केमिकल होते हैं जो माइटोसिस प्रमोट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो माइटोसिस प्रमोट करता है तो उसे माइटोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कह रहा इतना बिग लेक्चर मत करूंगा। मत कर भाई, बंद करके सो जा, हद होगी। बेटा सस्पेंड और एग्जिट, मेरी बात सुनो। अगर कोई सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं रखे, मतलब जीवन में ना रहे, तो उसने एग्जिट कर दिया और उसके बाद क्या किया, उसने अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर लिया, ऐसे समझो। ठीक है, कॉल्चिसिन बेटा कॉल्चिसिन स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता। कॉल्चिसिन क्या करता है, एपीसी क्या करता है, ये सब हम सिंगल लेक्चर में लेंगे अलग से। क्लियर है? ठीक। सिनकाइटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। बेटा मेल हनी भी वो सिग्निफिकेंस में लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा अभी, छोड़ दो उसको। ठीक है, क्लियर है? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना। बेटा प्रोटीन हमारे पास, अब आप चैट नहीं करेंगे, चैट रोक देंगे। देखो, प्रोटीन हमारे पास G1 और G0 है ना, सॉरी, प्रोटीन हमारे पास G1 और G2 दोनों में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि G1 में होगी। अब जो जो चीजें आपको डाउट थी मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास आपने पूछा G0 फेज। G0 फेज क्या होता है? बहुत सारे सेल्स हमारे पास डिवीजन हो रही होती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तब डिवाइड करेंगे। ये सेल एक तरीके से सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं और अपनी ग्रोथ क्या करते हैं, सस्पेंड कर लेते हैं, प्रोलीफरेट नहीं करते, उन्हें G0 कहते हैं। दूसरा, मैंने आपको प्लांट और एनिमल साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस बताया था। एनिमल में मेरे पास क्या होती है, ऐसे फरो बनती है बाहर से अंदर की तरफ। प्लांट में मेरे पास क्या बनती है बेटा, प्लांट में सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट का क्या मतलब होता है, पहले एक लाइन बनती है अंदर से बाहर की तरफ ऐसे, और वो कौन बनवाता है, गोल्जी बॉडी बनवाता है। और वो किस केमिकल की बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। केमिकल का नाम कैल्शियम पैक्टेट है, उस लेयर का नाम मिडल लेमेला है जिसे सेल प्लेट कहते हैं, और वो अंदर से बाहर की तरफ बनती है। अब उसको डिपॉजिट करने के लिए स्पिंडल फाइबर पहले से थोड़े से बचे होने चाहिए, तो जो बचे हुए स्पिंडल फाइबर है उन्हें फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज हमने डिस्कस किया था। अब आज का टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं चैट नहीं देख रहा हूं तो प्लीज मत करना, जब मैं बोलूंगा तभी पूछना। अब सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। देखो, आज का टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा माइटोसिस, उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे कि आपने क्या याद रखना है।
फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद मियोसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जरा, हमने क्या बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, हमने बात करी है यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवीजन पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं प्रोफेज में क्या चेंजेस होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोफेज में क्या चेंजेस होते हैं, तो आप कहोगे कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल की क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। मतलब जो क्रोमोसोम बनाना है उसके लिए कंडेंसेशन होगी। मैंने आपको कहा था सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, मूव टू अपोजिट पोल, ये याद करो। और उसमें मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे, तो माइक्रोट्यूब्यूल आने के बाद हम क्या बोलेंगे, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो। हमने कहा था भाई ये तो ये हो गया, उसके बाद स्पिंडल फाइबर आने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर आएंगे। अच्छा, प्लांट में एस्टर नहीं बनता, स्पिंडल फाइबर डेवलप करेंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। प्लांट के केस में एस्टर नहीं बनता, प्लांट में एस्टर नहीं बनता, हमारे पास स्पिंडल फाइबर डेवलप कर रहे होंगे यहां पर, ठीक है। प्लांट के केस में एस्टर जैसी चीज नहीं बनती, ये मैंने आपको बताया था कि प्लांट में एस्टर नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। हमने कहा स्पिंडल फाइबर डेवलप करने लगेंगे, क्लियर हो गई बात। उसके बाद मैंने बोला क्या टूट जाएगा, ईआर टूट जाएगा, गोल्जी बॉडी टूट जाएगा और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। अब एक बच्चा ये पूछेगा कि सर ये टूटने का क्या मतलब है। देखो, अगर आपने कभी पढ़ा था ईआर और गोल्जी बॉडी की एक फॉर्म होती है वेसिकल, वेसिकल मतलब छोटा सा वेसिकल। देखो, ईआर ऐसे मेम्ब्रेन का बना होता है, अगर मैं इसको वेसिकल में कन्वर्ट कर दूं तोड़ तोड़ के, तो मुझे वो विजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से ईआर गोल्जी बॉडी वेसिकल बना लेते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियोलस बेटा एम फेज में नहीं होता, एम फेज में न्यूक्लियोलस नहीं होता, तो काइनेटोकोर कहां से आएगा, वो बन जाता है पहले से ही बेटा, वो प्रोटीन ऑलरेडी बनी हुई रहती है किस पे, सेंट्रोमियर पे, काइनेटोकोर, ठीक है। पर क्योंकि स्पिंडल फाइबर अभी न्यूक्लियस के बाहर थे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, इसलिए हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ी है कि स्पिंडल फाइबर आकर काइनेटोकोर पे अटैच हो जाए, ठीक है। और लास्ट इवेंट क्या था मेरे पास, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना हमारे पास क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्लियर है, डिसइंटीग्रेशन हो गया। नाउ व्हाट इज मेटाफेज, व्हाट इज मेटाफेज क्या होता है, आप समझे ध्यान से, व्हाट इज मेटाफेज, मेटाफेज क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा कि मेटाफेज क्या है। तो मेटाफेज में सबसे पहले जो इसका लास्ट इवेंट है, यही फर्स्ट इवेंट है इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इवेंट यही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। अब क्रोमोसोम और भी कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कर गई, मेरे पास क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, है ना, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। अच्छा, कंडेंस होने के बाद ये बेस्ट फेज है, बेस्ट फेज है मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, बेस्ट फेज टू सी मॉर्फोलॉजी, है ना, माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम देखने के लिए बेस्ट फेज है। उसके बाद क्या होगा, काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, तो काइनेटोकोर पे क्या होगा, काइनेटोकोर क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा सर काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है काइनेटोकोर, किस पे, सेंट्रोमियर पर। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, उस पर क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, और ये इस तरीके से हुए हैं कि एक क्रोमोसोम पे ये दो क्रोमेटिड है, तो एक धागा ऊपर अटैच है, एक धागा नीचे अटैच है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। क्या अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, किस पे अटैच हो गए, ऑन काइनेटोकोर, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ये सारे क्रोमोसोम पहले इधर उधर थे, उनको सबको सेंटर में ले आए, तो एक तरीके से क्रोमोसोम को किस पे ले आए, सेंटर में, इक्वेटर पे। तो क्रोमोसोम को हम किस पे लाए, इन इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, तो इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पर ले आए। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोल रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि मेटाफेज में काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर और साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम आ जाता है।
क्रोमोसोम विजिबल इसमें हो जाता है, क्लियरली विजिबल इसमें है, सबसे छोटा क्रोमोसोम इसमें होता है, मतलब मोस्ट कंडेंस इसमें होता है। इसीलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर क्लास 12th में बोला हुआ है आपके पास मोस्ट कंडेंस फॉर्म कहां दिखती है। तो मोस्ट कंडेंस फॉर्म हमारे पास कहां दिखेगी, यहां पर दिखेगी मेटाफेजिक प्लेट, जो मेटाफेज में दिखेगी। एनाफेज में क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। तो जब सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं उन्हें फ्यूचर सेल का क्रोमोसोम कहा जाता है। तो हमने यहां पर लिख दिया एनाफेज में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अगर सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए तो मेरे पास अब वो क्या है, दे आर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर सेल। नाउ दे आर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर सेल, है ना, फ्यूचर सेल के वो डॉटर क्रोमोसोम है। व्हाट इज डॉटर क्रोमोसोम, देखो ये मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड थे दोनों, ये सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए थे, ये अलग होके अपोजिट पोल पे ऐसे मूव करेंगे। तो पहले ये जुड़े हुए थे तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे थे, अलग हो गए तो अब इन्हें कह रहे हैं क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर, मतलब एक तरीके से डॉटर सेल के क्रोमोसोम हो गई है। क्लियर हो गई बात। तो डॉटर क्या हो गए बेटा, ये क्रोमोसोम हो गए, डॉटर क्रोमोसोम हो गए ना ये वाले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं जब इनको खींचूंगा ऐसे तो आर्म्स पीछे आ जाएंगी और ये किसकी तरफ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। कौन खींच रहा है, स्पिंडल फाइबर खींच रहा है ना। तो हम लिखेंगे बेटा जो हमारे पास सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ये सबसे छोटी फेज होती है। और इसमें बेटा मेरे पास क्रोमोसोम वापसी खुल जाता है। क्रोमोसोम से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर लेता है, लूज आइडेंटिटी, और वो धागा बन जाता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। जब क्रोमेटिन बन जाता है दोनों पोल पर तो उसके बाहर वॉल आ जाती है। ये चीज हम कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक रिवीजन है जो आपको पता होना चाहिए। फिर ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्योंकि अब सेल को क्या करना है, फिर से प्रोटीन बनानी है। क्लियर, फिर से प्रोटीन बनानी है तो उसको वो सब आ जाएंगे, ठीक है। हमने ईआर गोल्जी बॉडी, सवाल ये था बच्चे का यार हमने बनाया क्यों ईआर गोल्जी बॉडी। भाई जीवन फेज में ग्रोथ बिना ईआर और गोल्जी बॉडी के होगी नहीं, क्योंकि गोल्जी बॉडी चीजों को पैक करता है, ईआर क्या करता है, प्रोटीन को मतलब पैकिंग करके भेजता है, ईआर उसको गोल्जी मॉडिफाई करता है। तो ये मुझे चाहिए जीवन फेज के लिए, क्योंकि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस करके सेल जीवन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात बेटा। डॉटर क्रोमोसोम ही क्यों कहते हैं, मत बोल भाई, तू तेरी मर्जी है, मत बोल। ये सवाल थोड़ी होता है कुछ कि ऐसा क्यों कहते हैं। क्लियर है, सही है। ऐसा क्यों कहते हैं का क्या मतलब है। अब तू फादर क्रोमोसोम बोल ले, मदर क्रोमोसोम बोल ले, हम ये कह रहे हैं कि भाई उससे बना है, बच्चा बना है उससे, मतलब एक पेरेंट है, क्रोमोसोम है, उससे दो डॉटर क्रोमोसोम बोल दी, तो सन क्रोमोसोम बोल दे, वो तो एक बोलने का तरीका हो गया, ठीक है। तेरी मर्जी भाई, मत बोल। आ जाओ आगे। देखो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में कब दिखेंगे, मैंने लास्ट भी पूछा था। एक तो मेटाफेज में दिखेगा और एनाफेज में दिखेगा। इन दोनों फेज में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में दिखेंगे। मेटाफेजिक प्लेट पे 40 क्रोमोसोम है, 40 क्रोमोसोम है। हर एक क्रोमोसोम से दो धागे जुड़ते हैं, एक धागा इस पोल पे जाता है और एक धागा इस पोल पे, तो टोटल क्रोमोसोमल फाइबर 80 हो जाएंगे। आप समझ लो ध्यान से, अगर ह्यूमन का सेल होता तो 92 होते। फेज इन विच क्रोमोसोम नंबर डबल। नॉर्मली क्या होता है, मान लो ऐसे मेरे पास क्रोमोसोम लगे हुए हैं मेटाफेज में, अगर ये बीच में से टूट जाते हैं, ऐसे बीच में से ऐसे टूट जाते हैं, तो यहां पर अगर 3 क्रोमोसोम है, या मान लो ह्यूमन का सेल होता 46 क्रोमोसोम होते, तो 46 ये हो गए, 46 ये हो गए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल हो सकती है, वो मेरे पास सिर्फ क्या है, वो सिर्फ मेरे पास मेटाफेज है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास क्या होगा, डबल होगा। क्रोमोसोम की संख्या या क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास क्या होगा, डबल होगा। तो उसे हमने क्या बोला है, उसे हमने क्या बोला है, मेटाफेज। ध्यान सुनेंगे बेटा, उसे हमने क्या बोला है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम बोला है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, डबल। कैसे डबल होगी, ये 46 है, बीच में से टूट के फॉर टाइम बिंग, मतलब एक टाइम के लिए वो डबल हो गए। डबल कैसे हो गए, 92 हो गए, लेकिन एक 46 उस सेल में चले जाएंगे, 46 इस सेल में। आगे क्या है,
क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं बेटा? क्रोमोसोम विजिबल होते हैं प्रोफेज में, लेकिन अगर आपसे पूछे क्लियरली विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप में तो मेटाफेज में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए आपसे, ठीक है, आगे भी मैं डिस्कस करता रहूंगा आपसे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? जल्दी देख लो एक बार फटाफट से। यहां एनाफेज आएगा ना, ये एनाफेज आएगा। चलिए यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ यहां एनाफेज लिख रहा हूं बेटा, मैंने मेटाफेज नहीं एनाफेज बोल रहा हूं, बीच में से अलग हुआ। क्रोमोसोम विजिबल होंगे किसमें? प्रोफेज में। क्लियरली विजिबल होंगे मेटाफेज में। जो कंफ्यूज वाले हैं बेटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता मैं, मतलब मैंने बहुत क्लियरली पढ़ाया टॉपिक को, है ना? अगर आप नहीं देख पा रहे हो ठीक से लेक्चर तो कैसे करें, है ना? आप जाके देखो कोई लाइन मिस हुई है क्या एनसीईआरटी की, सारा चीज। दूसरा चीज बेटा, आप बात करते हो एनिमेशन की, आपको लग रहा है कि जब हम ऑफलाइन में बोर्ड पे पढ़ाते होंगे वहां एनिमेशन बनाते होंगे? दिक्कत प्रॉब्लम दूसरी है आप लोगों के साथ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको एनिमेशन चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि आपको हर चीज में इंजॉयमेंट चाहिए। सिर्फ पढ़ाई तपस्या से होगी बेटा, सिलेक्शन तपस्या से होगा। मैं एनिमेशन दिखाकर आपको कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप मुझे एक चीज बताओ जरा कि आपके घर में अगर आप डेली क्या खाते हो? रोटी सब्जी दाल चावल सभी लोग खाते हैं। मैं आपको कहूं कि काम करते हैं, आज छोले भटूरे बनाते हैं, अच्छा लगेगा मुझे, तो एनिमेशन एक दिन दिखाऊंगा बढ़िया है, लेकिन मैं आपको डेली छोले भटूरे खिलाऊंगा, 3 दिन के बाद आप खाना छोड़ दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? रियलिटी रोटी सब्जी ही है। तो प्रॉपर बोर्ड टीचिंग ही काम की है बेटा, आपको चीजें समझ आनी चाहिए, समझो इस चीज को। एनिमेशन में क्या होगा, मैंने कोई स्टेप लिखा नहीं, आप देख रहे हो, तो देखकर क्या सारे स्टेप थोड़ी समझ आएंगे? आपको स्टेप लिखे हुए भी चाहिए, समझो इस चीज को। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट ईयर का मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि वीडियोस आप अभी देख रहे हो, लास्ट में नहीं देख रहे होगे। आपको लास्ट में रिटर्न नोट्स चाहिए जो आपने बनाए। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पिछले साल हम नोट्स ही बनाते, रीजन ये है कि आपने रिवाइज नहीं किए। आपको अपने जैसे जिन बच्चों ने लास्ट ईयर यकीन के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना लिए थे, वो अब बनाओ मत, उसी में ऐड करो। कोई चीज मिल रही है, लेक्चर देखना है इसी साल देखना है, इसके बाद मतलब लेक्चर देखना वो अभी देखने हैं, बार बार लास्ट में जाके लेक्चर नहीं देखने। लास्ट में जाके लेक्चर कैसे देख लोगे आप बताओ मुझे? पॉसिबल है क्या? नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए अपना एक रिटर्न मटेरियल हो जिसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, कोई भी टेस्ट हो उसे ही रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, आपको मेरे वर्ड बहुत हार्श लगेंगे कि सर ऐसी बात नहीं बेटा, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास आखिरी में जाकर आप समझो मेरी, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ था लास्ट टाइम। यही हुआ था, बच्चों के मैसेज ऐसे थे, सर हम भूल से गए हैं लेक्चर दोबारा से। क्यों भूल गया भाई? तूने नोट्स नहीं लिखे? लिखे तो क्या किया उनके लिख के? अब कुछ कहते हैं कि सर पूरा दिन लग जाता है। कैसे लग जाता है पूरा दिन तेरा भाई? अगर तू स्लो है तो ठीक है, पूरा दिन लगा, पर रिवाइज करने का टाइम भी तो निकाल। संडे रिवाइज कर, कैसे भी करके करना, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा साथ के साथ। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है ना कितनी मेहनत करते हो, है ना? खराब लगेगा बेटा, बिना इसके डॉक्टर नहीं बनने के। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, नहीं डालोगे नहीं होगा। अब तुम्हें हर चीज का सॉल्यूशन अलग ही लेवल पे चाहिए। कुछ को सर ये कर दिया करो, वो ऐसे कैसे होगा? पढ़ाई करो, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? क्लियर? अपना टाइम सेव करो। टाइम कब, मैं आपको एक लास्ट बता के अब मियोसिस पढ़ाने जा रहा हूं। देखो क्या मैं बताता हूं आपको, हमेशा क्या होता है, मैं ऐसा लगता है ये मिल जाता वो मिल जाता, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। लास्ट में जाके आपको 2 पेज में ये चैप्टर कहीं लिखा हुआ होगा, उसी को रिवाइज करके जा रहे होगे और उसमें से 100% आ जाएगा। दूसरा, जितना डीप में हम पढ़ते हैं इसका अगर 90% 80% भी याद रह गया तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, समझ लो इस चीज को। तीसरा, लास्ट में जाकर वीडियोस नहीं देख पाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो जो समझना है अभी समझ लो, उसके बाद उसको नोट कर लो, बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। और जब भी रिवाइज करना है रिटर्न चीज से रिवाइज कर लो, और अगर डाउट आता है तो ही उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, बस इतना करना है। अगर आपको अभी भी ये बातें खराब लगे, बुरी लगे, वो आपकी प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे हो कि आपके पास समय कितना है। ठीक है, कुछ के सजेशन ये है कि सर जल्दी करा दो। बेटा जल्दी तभी कराऊंगा जब एग्जाम की डेट्स आएंगी, ऐसे नहीं पता चला एग्जाम हो भी अगस्त में रहा, मैं जल्दी जल्दी करा के इसको फरवरी में खत्म करा दूं। करोगे क्या? कुछ कहेंगे सर रिवीजन, तो जो पहला पढ़ाया वो ही ठीक से नहीं पढ़ाया, रिवाइज किसे करेगा भाई? ये तो बता। कम से कम जो पहला स्टडी है
उसको डिटेल प्रॉपर तरीके से कर लो। इसके बाद लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखने होते, सिर्फ नोट्स रिवाइज करने होते हैं। नोट्स कैसे बना रहे हो, पीडीएफ से बना लो, अपनी एनसीईआरटी में लिख लो कि एक सोर्स कर लो, जिन्होंने पिछले साल बनाए थे वो उन्हीं में ऐड करते जाओ, कुछ नया मिल रहा है, बस यही करना है। ठीक है। अब एक पूछ रहा शॉर्ट नोट कैसे बनाए, पिटाई खाएगा बेटा। तो इस जो मैंने ये लिखा ये क्या है, ये क्या है बता, ये क्या है? एक डायग्राम बना ले सबके साथ और एक ये हो गया शॉर्ट नोट। और क्या करूं मैं इसमें? रॉकेट चला दूं इसमें? क्लियर? ठीक है, तो प्लीज चैट रोक दो, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं आपके मतलब जो भी है भले के लिए बोल रहा हूं। अगर आपको अभी भी ड्रॉपर के बच्चे हो के आप ये बातें नहीं समझ पा रहे हो तो आप फिर मतलब मैं कहता हूं नादान हो, मतलब ऐसे हो कि जिनको पता ही नहीं है क्या करना है ना। ठीक है, तुम्हें चाहिए कि भाई मतलब अचानक से भगवान की तरह टीचर प्रकट होगा, ले बेटा सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जा रहे हैं तुम्हारे अंदर, ऐसा नहीं होने का। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखो, एक जगह लिख लो, बार बार रिवाइज करो, एग्जाम के टाइम पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। डीपीपी मोर देन इनफ है। मैं पर चैप्टर आपको कम से कम भी 300-400 क्वेश्चन तक भी चला जाऊंगा। अभी मेरे को देने हैं प्लांट फिजियोलॉजी के कंबाइन, वो भी दूंगा, लेकिन आपको बहुत क्वेश्चंस दूंगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं होंगे। अगर आप उनको भी नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सर मैं मॉड्यूल का बना लूं, फिर मैं एमटीजी बना लूं, मैं ये बना लूं, मतलब वो बना लूं, 10 तरह की चीजें बना लूं, तो पहले आपको जो दिया है वो बना लो, नहीं तो उस दिन बन जाएगा आपका। मैं कहता हूं कट जाएगा, कटता है लोगों का। फिर वो मैसेज करते हैं सर गलती होगी, आपने कहा था डीपीपी सारी करनी है, टेस्ट नहीं छोड़ने, आपने कहा था, हमने मानी नहीं। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक, चलो आगे पढ़ेंगे। आगे चलो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ सुनो मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ाऊंगा। पहले मैं मियोसिस पढ़ा रहा हूं। मैं देखो लाइव इसलिए नहीं लेता, मैं डांटने लगता हूं बच्चों को। मैं लाइव इसलिए थोड़ा सा कम पसंद करता हूं, मैं डांटने लगता हूं। डांटने क्यों लगता हूं? क्योंकि तुम्हारी बातें सुन के मुझे सर मतलब तुम पे दया आती है कि तुम इतने ही नादान हो, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। इसलिए मुझे मतलब दया इस इन द सेंस कि मुझे पता है गलत कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें 10 सोर्स चाहिए, इसलिए मुझे जैसे जिनने एनिमेशन वाली बात सुनी, मैं कहा यार वाह, ये आए नहीं निकल के, है ना, जिनकी रैंक 1 आई, जिनको अब टॉप कॉलेज में पढ़ाया हमने, गए वो वहां पर, तो वो क्या एनिमेशन देख रहे थे? नहीं, कॉन्सेप्ट की विजुअलाइजेशन थ्योरी के थ्रू ही पॉसिबल है, कर रहे हैं हम लोग। चीजें पढ़ाई आसान बनाई जाती है 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों के लिए। 11, 12 में जाकर भी चलो कर ले प्रॉपर में। यार एक साल में कितने एनिमेशन देखोगे? आओ चलो, मैं मियोसिस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मियोसिस को पढ़ना। तो सबसे पहला सवाल मेरा क्या है, मेरी पूरी बात सुनना, अगर आपको समझ आएगा तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि मियोसिस है क्या एग्जैक्टली। देखो हमने एम फेज पढ़ा था सेल साइकिल में। सेल साइकिल में एम फेज का मतलब माइटोसिस होता है। चैट मत करना, मैं देख नहीं रहा हूं। सेल साइकिल में एम फेज का मतलब माइटोसिस होता है। आपने माइटोसिस पढ़ ली, ठीक है, माइटोसिस पढ़ ली, बढ़िया, समझ में आ गई। माइटोसिस क्या है? एक ऐसी डिवीजन है जिसे इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं, जिसमें हम जो दो सेल बना रहे हैं जिन्हें हम डॉटर सेल कह रहे हैं। देखो क्रोमोसोम अलग किए थे, डॉटर क्रोमोसोम, सेल बनाया डॉटर सेल। तो जो 2 सेल हम बना रहे हैं वो दो सेल जो हैं, जो 2 सेल हमने बनाए वो एक दूसरे की कॉपी थे। ठीक है, क्लियर है। तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों को रिलेट करने जा रहा हूं, समझना ध्यान से। मेरे पास कुछ सवाल हैं आपसे जो जिनका आंसर देते देते आपको यह समझ आएगा कि मियोसिस पढ़ क्यों रहे हैं। मेरा हमेशा से यह मानना है कि टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको यह पढ़ाना जरूरी है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी मियोसिस पढ़ने की। हमने माइटोसिस तो पढ़ लिया, हमने समझ लिया माइटोसिस क्या होता है। एक डिवीजन होती है सेल में, क्योंकि अगर आप सेल को डिवाइड नहीं करोगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। अगर आप सेल को डिवाइड नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम मियोसिस पे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि मुझे यह बताओ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले कौन सी आई होगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल मान लो अगर सिंगल सेल की बात करता हूं, ये सेल डिवाइड करके ऐसे 2 सेल बना देता है,
जिसे मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकता हूं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मान लो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 सेल बना देता है माइटोसिस के थ्रू, और ये दोनों सेल एक दूसरे की कॉपी होते हैं। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में से पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई, जिसमें सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेता था। ठीक हो गई बात। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें वेरिएशन कम थी। इसमें क्या थी? वेरिएशन कम थी। तो नेचर ने क्या किया? सेक्सुअल इवॉल्व करी। नेचर ने कहा कि चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस लिए आई कि हमने ये सोचा, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में लिखा है, हमने ये सोचा क्यों ना 2 सेल्स की वेरिएशन को मिक्स कर दिया जाए। समझो इसे, क्यों ना 2 सेल की वेरिएशन को मिक्स कर दिया जाए। आप इस बात को याद रखना। तो हमारे पास एसेक्सुअल का मतलब है सेल डिवाइड करके उसने 2 सेल बनाए, जिसको मैंने कहा कि भाई लेस वेरिएशन आई है। फिर मैंने क्या किया? सेक्सुअल को इवॉल्व किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया। तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया, आप समझें इस चीज को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हमने इवॉल्व किया तो हमने ये देखा, हमने क्या फील किया इस बात में, हमने ये फील किया कि सेक्सुअल में करते क्या थे? 2 सेल्स को कंबाइन करते थे, मतलब 2 सेल्स की वेरिएशन को कंबाइन करते थे एक सेल में। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर अपना कोई डीएनए था, जिसे आप डीएनए कह लो। आप क्या करोगे? मान लो इसके अंदर अपना कोई क्रोमोसोम था, मान लो यहां पर 10 क्रोमोसोम है, यहां 10 क्रोमोसोम है, सेक्सुअल कर रहे हैं। तो जब आप 2 सेल को फ्यूज कर रहे हो तो क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। तो मैं सिंपल ये समझा रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पहले आई उसमें वेरिएशन नहीं बनती थी। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व करी वेरिएशन के पर्पज से। किस लिए इवॉल्व करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वेरिएशन के पर्पज से, कि हमें वेरिएशन बनानी है। उसमें क्या होता था? हम 2 सेल को ऐसे फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाते थे, और जो वो सिंगल सेल हम बनाते थे उसमें वेरिएशन आ जाती थी। क्या आ जाती थी? वेरिएशन। आप समझ रहे हो? वेरिएशन आ जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 10 क्रोमोसोम और 10, इसमें 20 क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई। ठीक है, तो हमें एक जरूरत पड़ी एक ऐसी डिवीजन की जो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर सके। आप समझो इसे। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं बेटा कि सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई, उसके साथ माइटोसिस इवॉल्व हुई होगी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई उसका मेन पर्पस क्या था? वेरिएशन। मेन पर्पस क्या था? वेरिएशन। पर उसमें क्या करते थे? 2 सेल की वेरिएशन कंबाइन करते थे, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते थे। उससे क्या होता था? क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती थी। अब अगर डबल हो गई तो उसको हाफ करने के लिए देखना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि डबल होने के बाद हाफ कर लो या डबल होने से पहले हाफ कर लो। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में डबल होने से पहले हाफ करते हैं। मतलब यह हुआ कि ह्यूमन में गैमेट बना देते हैं। गैमेट कुछ नहीं है, एक ऐसा सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हाफ है। तो जब उनको फ्यूज करोगे तो वापसी क्या हो जाएगा? वापसी क्रोमोसोम की संख्या वही हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ यह समझा रहा हूं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इस बात की जरूरत आई कि हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी डिवीजन चाहिए जो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर सके। यह चीज क्लियर है? दूसरी बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि मियोसिस कहीं ना कहीं माइटोसिस से इवॉल्व हुई है। क्लियर? इसीलिए फेजेस जो हैं, फेजेस, वो फेज जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो फेज सेम है। मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो फेज के नाम सेम है, क्योंकि मियोसिस कहीं ना कहीं किससे इवॉल्व हुई है? माइटोसिस से। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि वाई मियोसिस, मियोसिस क्यों चाहिए, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इनिशियली हमारे पास क्या आई थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व, उससे क्या होता था? लेस वेरिएशन, उससे हमारे पास कम वेरिएशन बनती थी। फिर क्या हुई? फिर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करते थे?
दो सेल की वेरिएशन फ्यूज करते थे, उससे होता क्या था, उससे क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम दो सेल फ्यूज करते थे तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता था, डबल हो जाता था। अब इस बात का सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे एक स्पेशल डिवीजन रिक्वायर है। एक स्पेशल टाइप की क्या है, स्पेशल टाइप की क्या चाहिए, डिवीजन रिक्वायर है। उस डिवीजन का नाम क्या है, वो डिवीजन क्या करेगी, क्रोमोसोम की संख्या हाफ कर देगी। दिस डिवीजन कैन रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देगी। और जब क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगी, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगी, तो इसका मतलब यह है कि मुझे मियोसिस इसलिए चाहिए ताकि मैं क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर सकूं। दूसरी बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि मियोसिस, ध्यान से सुनो बेटा, मियोसिस कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे रिलेट है, ये किससे रिलेट है, रिलेट टू वेरिएशन। तो अगर मैं आपसे कहूं तो मियोसिस में भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वेरिएशन आए, ऐसा नहीं है, मियोसिस में भी मुझे कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि वेरिएशन आ जाए। आप समझे ध्यान से, तो मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर हूं कि हमारे पास क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे करानी है तो मुझे कुछ मियोसिस में ऐसा और करना पड़ेगा कि वेरिएशन आए। और आपको यह समझ में आना चाहिए कि मियोसिस जो है वो इवॉल्व हुई है माइटोसिस से। तो मियोसिस इवॉल्व फ्रॉम माइटोसिस, इसीलिए बेसिक फेजेस सेम है। यहां तक समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर है, जल्दी बताओ ये बात, यहां तक ठीक है, समझ आ गई, क्लियर। क्रोमोसोम नंबर हाफ करने को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर होना चाहिए बेटा, यहां तक क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहां तक, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं फटाफट से। अब देखो इसके बाद क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुने बेटा, इसका मतलब यह है, अगर मैं आपसे कहूं मियोसिस क्या करता है, व्हाट मियोसिस डू, तो ध्यान से देखो मियोसिस क्या करता है। इसका मतलब यह होगा, अगर मैं मियोसिस के फीचर बोलूं तो ये क्या होंगे समझना। देखो मियोसिस कैसे होती है। हम क्या करते हैं, अब अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो मेरे पास ये G1 फेज है, ये S है और ये G2 फेज है। तो जो M फेज है इसमें मियोसिस करा रहे हैं हम। तो मेरे पास यहां पर क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ DNA 2C है, यहां पर मेरे पास 4C है। इसका मतलब चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, किसी भी तरह की डिवीजन बिना G2 फेज के नहीं होती। कुछ बेसिक फीचर याद रखो मियोसिस को लेके, वो लिख रहा हूं मैं। मियोसिस के फीचर, पहला, इट अकर इन डिप्लॉयड सेल। ये हमेशा किसमें होती है, डिप्लॉयड सेल में होती है। पहला फीचर तो ये हो गया। दूसरा फीचर ये हो गया कि इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन 2 बार होती है। डिवीजन क्या होगी, 2 बार होगी बेटा, 2 टाइम होगी, ठीक है। आफ्टर DNA गेट डबल इन S फेज में DNA डबल होने के बाद, एक बार होने के बाद डिवीजन 2 बार होती है। तो ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है और इसमें डिवीजन 2 बार होती है जब DNA एक बार S फेज में डबल हो गया, ठीक है। मियोसिस क्या इंश्योर करती है, मियोसिस क्या इंश्योर करती है बेटा, मियोसिस इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उन ऑर्गेनिज्म में कैसे हैप्लॉइड फेज बनाया जाए,
चाहे गैमेट बनाना हो, चाहे जाइगोट की मियोसिस करनी। मैं रिपीट करूंगा, मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है। मियोसिस जिस सेल में होती है उसमें एक बार डीएनए डबल होता है, पर डिवीजन 2 बार होती है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होती है। एक बार होता है मियोसिस 1 और फिर होता है मियोसिस 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि एस फेज में डीएनए डबल होने के बाद मियोसिस में 2 बार डिवीजन होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो 2 बार सेल डिवाइड करता है। और डीएनए कितनी बार रेप्लिकेट किया? डीएनए एक बार डबल हुआ। तो डीएनए यहां डबल हुआ है, यहां डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, 2C से 4C हुआ है, पर डिवीजन 2 बार हुई है। मेरे पास 2 टाइम डिवीजन हुई है, 2 टाइम डिवीजन हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो डीएनए 4C था, उस 4C डीएनए को 2 बार डिवाइड किया है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो मेरे पास फाइनली 4 सेल बनते हैं। यहां पर देखो, मैं एक बार डिवाइड करूंगा तो 2 सेल बनेंगे और फिर डिवाइड करूंगा तो 4 सेल बनेंगे। तो फाइनली मेरे पास 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्या बनेंगे बेटा? 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, क्योंकि मैं डिवाइड 2 बार कर रहा हूं। तो अगर आप देखें ये 4 हैप्लॉइड सेल जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए C होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? C। ये C होगा। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, देखो ये 2C है G1 में, इसको S फेज में डबल किया, G2 में 4C हो गया। मैंने 2 बार डिवाइड किया, मियोसिस 1 मियोसिस 2। ये बीच में जो गैप है इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करते। ये बीच में गैप है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। इस डिवीजन के बाद 4 सेल बनते हैं और उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए हर एक सेल में C होता है। तो ओरिजिनल डीएनए कितना था? 2C। उससे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया? हाफ हो गया। एक तरीके से हैप्लॉइड सेल बन गए 4। तो आपको ये क्लियर रखना है बेटा कि मियोसिस वाले सेल में सेल साइकिल होती है और वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, और उसमें G1S G2 फेज होने के बाद मियोसिस होती है। इसका मतलब ऑलरेडी 4C डीएनए होता है तब मियोसिस होती है। तो ये वो फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा। ये सिर्फ किस में होगा? डिप्लॉइड सेल में होगा, ठीक है। और ये 2 बार डिवीजन होगी और डीएनए डबल होगा सिर्फ एस फेज में 1 बार, ठीक है। मियोसिस क्या एंश्योर करता है, क्या पक्का करता है कि हैप्लॉइड फेज जरूर बने उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। हैप्लॉइड फेज जरूर बने उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये मियोसिस एकदम पक्का कर देगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है। और मियोसिस में कुछ एडिशनल चीजें करते हैं। मियोसिस में क्या होता है? एडिशनल वेरिएशन बनाते हैं। एडिशनल मतलब क्या करते हैं? वेरिएशन फॉर्म करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ। क्लियर बेटा? थर्ड पॉइंट है मियोसिस एंश्योर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो, उसमें क्रोमोसोम जब सेल फ्यूज करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें मियोसिस करके क्रोमोसोम की संख्या को हाफ करना है। इतनी बात आप ध्यान रखो। तो कहीं ना कहीं देखो, मियोसिस दो जगह हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें मियोसिस कब होती है? गैमेट बनाने के लिए। लेकिन अगर जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें गैमेट बनाने के लिए मियोसिस नहीं होती। उसमें जैसे मैं आपको 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। मैं आपको 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म बता रहा हूं, 1 सेकंड देना बस मुझे। मैं आपको 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर? 1 सेकंड देना। 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड। आप समझो। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, डिप्लॉइड का मतलब 2n है वो, तो उसमें मियोसिस गैमेट बनाने के लिए हो रही है। मियोसिस से क्या बना रहे हैं? गैमेट।
ये गैमेट बना दिया, और फिर हम गैमेट से क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। ठीक है, तो वापसी डिप्लॉइड बनाया। तो मियोसिस मैंने गैमेट बनाने के लिए करी, लेकिन जो हैप्लॉइड है खुद से, हैप्लॉइड का मतलब वो खुद एन है, तो वो गैमेट कैसे बनाएगा, माइटोसिस से गैमेट बना दिया, माइटोसिस से उसने गैमेट बना दिए, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। अब गैमेट से जब हमारे पास जाइगोट बनेगा, तो मैं इस जाइगोट जो है ये 2n बन गया, मैं यहां मियोसिस करूंगा, तो मेरे पास मियोसिस यहां होगी, तो मेरे पास ये बन पाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट से पहले मियोसिस होती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट के बाद मियोसिस होती है, पर होगी जरूर। और उससे क्या पक्का हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरे पास हैप्लॉइड फेज जरूर बने, मेरे पास क्या बने, हैप्लॉइड फेज जरूर बने। तो यही लाइन हमने थर्ड पॉइंट में लिखा था कि मियोसिस से ये पक्का करते हैं, चाहे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, हम कैसे भी करके हैप्लॉइड फेज बना दें। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर? हाँ, एक बच्चा कह रहा है यू डोंट सी चैट, चैट देखूंगा तो पढ़ाऊंगा कब बेटा, चैट ही देखता रहूं तुम्हारी, है ना। यू डोंट सी चैट, जितना देखना उतना देख रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए, बता दो जल्दी से। हाँ, एसिमेट्रिक स्पिंडल में एस्टर नहीं होता होगा, अगर एनिमल में हो रहा होगा, जल्दी करो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है प्रशांत, नहीं पता तो एक लेक्चर डालूंगा, उसको देख लियो। जिसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं पता वो बेटा, जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी नहीं पता, एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाल दूंगा, उसको देख लेना। यही कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो मियोसिस होगा। ठीक है, क्लियर? और हैप्लॉइड डिप्लॉइड के लिए हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड के लिए, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि कैसे ध्यान रखना। आ जाओ आगे, आगे आओ। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हम लोग बात कर रहे हैं मियोसिस की। अब मियोसिस पढ़ रहे हैं, चैट रोक दो और ध्यान से सुनो, मियोसिस पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर, एक पूछ रहा है ये गैप क्या है, इस गैप का नाम इंटरकाइनेसिस होता है। किसी भी डिवीजन के, दो डिवीजन के बीच में गैप होना जरूरी है ना, तो उस गैप का नाम इंटरकाइनेसिस होता है। उस गैप में क्या करेंगे वो बताऊंगा। जैसे मान लो G1 और G2 के बीच में या डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो रही है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों जो हैं उनमें गैप जो होता है उनके बीच का, उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। उसमें क्या करेंगे वो बता रहा हूं। अब आप फोकस करो, जो मैं मियोसिस पढ़ा रहा हूं, कोई चैट नहीं करेगा, सिर्फ सुनोगे, और मैं जब ये पूरा कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपके डाउट पूछूंगा, आप मुझे तब बताओगे। तो हो सकता है मैं आधे घंटे तक कोई चैट ना देखूं, तो आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है ध्यान से। ठीक है, एक बार टॉपिक फोकस करके सुनो, तभी आपको समझ आएगा। अगर चैट करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया मैं रिपीट करूंगा। मैंने ये बोला है कि मियोसिस एक स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है जिसमें हम हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। मियोसिस क्यों इवॉल्व हुई? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था। तो जब ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था तो वेरिएशन बनानी थी, तो वेरिएशन बना रहा था वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम दो सेल फ्यूज करते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। उसको हाफ करने के लिए मियोसिस इवॉल्व हुई। तो मियोसिस में सेल को दो बार डिवाइड कराया जाता है। अब एक पूछेगा सर एक ही बार डिवाइड करा लेते? नहीं, क्योंकि हमने एस फेज कर लिया है और एस फेज करना ही पड़ता है हर एक सेल में। एस फेज करने के बाद ऑलरेडी 4C हो गया है डीएनए, तो जब आप दो बार डिवाइड करोगे तभी हाफ होगा। आप समझो इस बात को, ऑलरेडी डबल्ड को मुझे दो बार हाफ करना है। ठीक है, तो मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया, मियोसिस माइटोसिस से इवॉल्व हुई थी, इसलिए फेजिस के नाम सेम है। आप देख लो, फेजिस के नाम सेम है। मियोसिस माइटोसिस से इवॉल्व हुई थी, फेजिस के नाम सेम है। मियोसिस 2 लाइक माइटोसिस है, लाइक माइटोसिस है, सुनना ध्यान से। मियोसिस 2 लाइक माइटोसिस होती है। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं?
रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, तो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम नंबर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्रोमोसोम नंबर को मैंने क्या करा बेटा, हाफ कर दिया। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, उसे मैंने रिडक्शनल डिवीजन बोला। तो मियोसिस 1 के वही 4 फेज हैं जो मैंने किसमें पढ़े थे, माइटोसिस में। मियोसिस 2 के भी वही 4 फेज हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो भाई मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में होगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 2 में 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। इसके बीच के गैप को, जो इन दोनों डिवीजन के बीच का गैप होता है, उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो इंटरकाइनेसिस एक्चुअल में क्या है, गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का मेरे पास गैप है। आप समझो ध्यान से, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का मेरे पास गैप है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सुनो, फोकस करो जो बता रहा हूं। देखो अब मैं आपको मियोसिस 1 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मियोसिस तो हम क्रोमोसोम हाफ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें वेरिएशन भी बनानी है। मियोसिस में क्रोमोसोम तो हाफ कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशन भी बनानी है। तो वेरिएशन कैसे बनाई जाए, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई कैसे वेरिएशन बनाओगे, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। क्या करोगे ऐसा कि वेरिएशन आए। वेरिएशन क्या होता है बेटा, वेरिएशन क्या होता है, बदलाव, चेंज। तो वेरिएशन किस में बनाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, प्रोफेज 1 में कुछ ऐसा करूंगा जिससे वेरिएशन आएगी। समझो इसे, रिपीट कर रहा हूं। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वेरिएशन आएगी, कुछ ऐसा करूंगा। कैसे करूंगा ऐसा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि मियोसिस क्यों इवॉल्व हुई थी, क्योंकि मुझे वेरिएशन बनाए। चैट मत करो, नहीं देख रहा मैं, पहले टॉपिक पढ़ो फिर बात करेंगे। मियोसिस 1 क्यों इवॉल्व, मतलब मियोसिस क्यों इवॉल्व हुई थी, वेरिएशन बनाने के लिए। तो वेरिएशन बनाने के लिए प्रोफेज 1 में कुछ ऐसा करते हैं कि वेरिएशन आ जाए। तो इसका मतलब प्रोफेज 1 में भी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें फेजेस का नाम दे दिया है। तो हमने ये कहा कि प्रोफेज 1 को हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। लेप्टोटीन, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने वेरिएशन बनानी है, तो वेरिएशन बनाने के लिए प्रोफेज 1 को मैंने अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया। फेजेस में डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि प्रोफेज 1 में जो स्टेप्स हैं, प्रोफेज 1 के स्टेप्स का अलग अलग नाम रख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, स्पिंडल फाइबर आए थे, मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस डिसअपीयर हुआ था, और उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी। वो सब इसमें भी होगा, पर इसके अलावा कुछ और हम करना चाह रहे हैं। तो उन जो हम कुछ और करना चाह रहे हैं, उसको मैं, उन चेंजेस को, उन बदलाव को मैंने एक अलग स्टेजेस के नाम दे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी मियोसिस में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में सिर्फ प्रोफेज 1 ऐसा है जिसमें अलग अलग स्टेजेस बनती हैं, अलग अलग स्टेजेस बनती हैं, क्योंकि यहां पर कुछ हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि वेरिएशन आ जाए। उस वेरिएशन को लाने के लिए हमने जो बदलाव किए उनको स्टेजेस का नाम दे दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 बार डिवाइड कर रहे हैं मियोसिस 1 और 2। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में हमने अलग अलग स्टेजेस के नाम दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि वेरिएशन बनाने के लिए कुछ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं वो देखो, इधर देखो बेटा, क्या कर रहा हूं, फोकस करना। देखो आपने क्या पढ़ा था, देखो मैं प्रोफेज 1 बताने जा रहा हूं आपको। प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट होता है बेटा, लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज 1 सबसे बड़ा होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 में से सबसे बड़ा होता है। ये मियोसिस का प्रोफेज 1 है। इसके अंदर भी स्टेजेस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, बदलाव को नाम दे रहे हैं। आप याद करो कि आपने माइटोसिस के प्रोफेज में क्या पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था कंडेंसेशन। किसकी कंडेंसेशन, क्रोमैटिन की। वो भी प्रोफेज 1 में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने स्पिंडल फाइबर बनाए थे, स्पिंडल फाइबर बनाए, वो भी यहां बनाएंगे,
ठीक है, ER, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, इनको डिसअपीयर किया था, वो भी यहां करेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और करने वाले हम। और मैंने क्या किया था बेटा, मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ी थी। मैंने क्या तोड़ी थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा था। तो आप ये चीज समझो, इस बात को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक किया था। तो मैं यहां पर ये काम किया था। अब मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि ये आपने नॉर्मल प्रोफेज में पढ़ा था। तो मैं ऐसा क्या करने वाला हूं प्रोफेज 1 में, ये सुनो। देखो, ये आपके पास एक मेटाफेज का डायग्राम है, ध्यान से सुनना। ये आपके पास एक मेटाफेज का डायग्राम है। हमारे पास, ध्यान से सुनो, हमारे पास ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर है। लेकिन जब हम माइटोसिस करते हैं ना, माइटोसिस करते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर जब उस पर लगते हैं स्पिंडल फाइबर पर, तो एक दूसरे के आसपास हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है मेरे पास, ध्यान से देखें बेटा, ये वाला जो पेयर है मेरे पास, ये वाला और ये वाला मिलते जुलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पास हो, ये जरूरी नहीं है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज माइटोसिस की। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है? इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम नीड नॉट टू ब्रिंग टुगेदर। उनको साथ लाना जरूरी नहीं है, उनको साथ लाना जरूरी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मेटाफेज याद करो तो ये और ये एक जैसे क्रोमोसोम थे, ये और ये एक जैसे थे, इनको साथ लाना जरूरी नहीं था। लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात कर रहा हूं, तो मियोसिस में हम क्या करते हैं? प्रोफेज में करते हैं। ये प्रोफेज में क्या करते हैं? मैंने कहा वेरिएशन लाऊंगा। मैंने कहा मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, जिसमें वेरिएशन आती है। हम क्या करेंगे? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनको साथ लाने की कोशिश करेंगे। साथ किस लिए लाएंगे? आप याद करो, देखो आप याद करो, अगर मेरे पास यहां कैपिटल T जीन है, यहां कैपिटल R है, तो ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है ना। दिस एंड दिस इज कॉपी। मान लो यहां स्मॉल t है और यहां मेरे पास स्मॉल r जीन है, यहां स्मॉल t स्मॉल r है। मेरा पॉइंट ये है कि माइटोसिस में इनका अगल बगल में होना, इसका इसके साथ होना जरूरी नहीं है। मियोसिस के प्रोफेज 1 में जो एक जैसे क्रोमोसोम दिखते हैं, उन्हें साथ लाया जाता है और उनके क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज कराया जाता है, जिससे वेरिएशन आती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मियोसिस जो है, मियोसिस किस लिए आई थी? क्रोमोसोम हाफ करने के लिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नेचर ने सोचा जब क्रोमोसोम को हाफ करना है तो क्यों ना वेरिएशन भी बना ली जाए। तो नेचर ने क्या किया? प्रोफेज 1 में अलग अलग स्टेजेस बना दी। अलग अलग क्या बना दी? स्टेजेस बना दी। उसमें क्या कर रहे हैं? बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम को, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम को साथ लाकर उनके क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज करा रहे हैं। ये सारे इन स्टेजेस में कर रहे हैं और फाइनली जब प्रोफेज खत्म हो रही होगी, वो सारे चेंज हम करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ना, ER तोड़ना, गोल्जी बॉडी करना, वो सब करेंगे। लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में हमारा मेन टारगेट है वेरिएशन लाना। इसलिए जो क्रोमोसोम के पेयर हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, उनको साथ लाना है एक्सचेंज कराने के लिए, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ऐसा बाकी किसी में कुछ और हम कर नहीं रहे, है ना, कुछ और स्पेशल कर नहीं रहे। वेरिएशन लाने के लिए प्रोफेज 1 में करे गए बदलाव को ये स्टेजेस का नाम देते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ। बबली सिंह लिख रही है लाइव नहीं है। लाइव भी है बेटा, है ना। लाइव का मतलब ये नहीं होता मैं चैट ही करता रहूं तुमसे। लाइव का मतलब होता है पढ़ाना। क्लास में तुमसे बातचीत थोड़ी करूंगा मैं। ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो बताओ, मैं रिपीट कर सकता हूं। ज्यादा ये कर सकते हैं। जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ, मेरी बात समझ लो ध्यान से, अगर आपको समझ आई। मियोसिस का अर्थ है वेरिएशन।
वेरिएशन लाने के लिए प्रोफेज 1 में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं तो जब उनको ऐसा लगता है यार प्रोफेज 1 में 5 स्टेज हैं तो मेटाफेज में क्यों नहीं है, एनाफेज में क्यों नहीं है, सिर्फ प्रोफेज में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएशन लानी है। ठीक है, रिपीट वाले बेटा दोबारा देख लेंगे खुद से, है ना? ठीक है, मैंने जो अपनी बात बोली मैं रिपीट कर लेता हूं सिर्फ एक बार। मियोसिस 1 में, मियोसिस में वेरिएशन लाने के लिए हमने क्या किया, प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम को 7 लाया। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें हर एक क्रोमोसोम के जैसा एक और होता है, जिसे होमोलोगस पेयर कहते हैं। माइटोसिस में उन्हें साथ नहीं लाया जाता, माइटोसिस में उन्हें साथ नहीं लाया जाता, आप समझ लो ध्यान से। माइटोसिस में उन्हें साथ नहीं लाया जाता, है ना, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन मियोसिस में उन्हें साथ लाया जाता है। देख रहे हो, ये मिलते जुलते क्रोमोसोम को साथ लाया जाता है, जिसे पेयरिंग कहते हैं। तो पेयरिंग सिर्फ किस में होती है? इन मियोसिस। ये मियोसिस में होती है। और मियोसिस में किस में हो रही है? प्रोफेज 1 में। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि इसका कुछ मटेरियल इस पे चला जाए, इसका इस पे चला जाए, वेरिएशन आ जाए। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आप देख लो आपने प्रोफेज में क्या पढ़ा था, ये चीजें पढ़ी थी। तो ये दिस ऑल, ये तो होगा ही, दिस ऑल अकर इन प्रोफेज 1 ऑल्सो, प्रोफेज 1 ऑल्सो, बट एडिशनल चेंजेस फॉर वेरिएशन occur which bring chromosome together, वो उनको साथ ले आएगा, क्रोमोसोम को साथ ले आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक बता दिया आपको। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोफेज 1। इसका मतलब प्रोफेज 1 की अपनी 5 स्टेजेस है, नाम याद कर लो। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी हो आपकी मर्जी, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ो कि आपको शॉर्ट फॉर्म और ट्रिक्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ट्रिक्स क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे बाद में जाके। मैं 100% श्योर हूं आप इसमें से कोई स्टेज का नाम भूल जाओगे। और गलती से क्या हुआ, जैसे होता है ना ओएमआर आपको भरना आता है, सबको आता है कि नहीं बताओ? सर्कल ही तो लगाना है। गलत कैसे हो जाता है? गलत कैसे हो जाता है? क्योंकि उसका कोई प्रोसेस थोड़ी है, कोई ऐसा स्टेप्स थोड़ी सीखे हुए आपने, सर्कल ही लगाना है। तो ट्रिक्स का भी ऐसा है, हल्का सा भूल गए वो गलती होगी फिर सीधे, इसलिए कह रहा हूं। इधर देखो, ये स्टेजेस हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 की स्टेजेस हैं। इनका पर्पस क्या है? वेरिएशन लाना, क्रोमोसोम को साथ लेकर आना। क्लियर है? सही बेटा, कोई चीज रिपीट नहीं करनी है, आप दोबारा से देख पाएंगे। मैंने क्या रिपीट करूं इसमें? रिपीट वाले जो बच्चे हैं उनको मतलब क्या रिपीट करवाना है मेरे से? इतनी देर में ये पढ़ाया अभी तक मैंने, है ना, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो रिपीट करोगे तो बेटा फिर 22 में जाके नहीं 23 में दे पाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो इसको दोबारा रिकॉर्डेड में दोबारा से देखो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर आप टीचर की बात सुनोगे नहीं, इधर उधर हिलते डुलते रहोगे या लेट ज्वाइन करोगे तो कुछ समझ नहीं आने का। इधर ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला, फिर भी रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है मेरे पास लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात लिख रहे हैं किसको? लैप्टोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोकस करो लैप्टोटीन पे। ठीक है, लैप्टोटीन क्या होता है देखो, व्हाट इज लैप्टोटीन? लैप्टोटीन में जैसे मैं सेल बना देता हूं, चेंजेस देखना सिर्फ। ये मैंने सेल बना दिया, आपके सामने ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑलरेडी डबल डीएनए है, दिस इज न्यूक्लियस। इसमें मेरे पास ये क्रोमैटिन है ऐसे। ठीक है, दिस इज क्रोमैटिन, आपको पता है दिस इज क्रोमैटिन। फोकस करो बेटा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये स्टार्टिंग की सिचुएशन बता रहा हूं, दिस इज क्रोमैटिन, ठीक है। ये सेंट्रोजोम है, ये अपोजिट पोल पे जाने वाले, ये सब होने वाला था। अब सुनो देखो क्या होगा।
लैप्टोट्यून में कुछ नहीं होता, इसकी कंडेंसेशन होती है। किसकी कंडेंसेशन होती है? क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करता है और क्रोमोसोम दिखने लगता है। हम रिपीट करेंगे, लैप्टोट्यून में क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसकी? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल अकर, क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होगा? विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल अकर। ठीक है, कंडेंसेशन किसकी हो गई? क्रोमैटिन मटेरियल की हो गई। कंडेंसेशन किसकी हो गई? क्रोमैटिन मटेरियल की हो गई। क्लियर हो गई बात? क्रोमैटिन मटेरियल की कंडेंसेशन हो रही है। मेरे पास क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा एंड दिस कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कंडेंसेशन, दिस कॉम्पैक्शन अकर थ्रू आउट, लगातार चलती रहती है। तो आप क्या कर सकते हो? लैप्टोट्यून में आप क्रोमोसोम देख सकते हो। अगर आप लैप्टोट्यून में चाहो तो कंडेंसेशन चल रही है, आप क्रोमोसोम देख सकते हो। तो आपको इस तरीके से ध्यान देंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। क्रोमोसोम अभी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं है, पर आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेंगे, ऐसे हल्के हल्के क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। अभी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं है। और ये जो कंडेंसेशन है ये लगातार चलती रहती है लैप्टोट्यून में। तो अभी क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा विजिबल हो जाएगा, पर क्लियरली विजिबल नहीं है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं बेटा कि क्रोमोसोम इज विजिबल, क्रोमोसोम इज विजिबल नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली, क्लियरली विजिबल नहीं है। तो लैप्टोट्यून में कितना याद करना है आपने? आपने ये सिर्फ याद करना है कि क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है। कितना कंडेंस हो रहा है? चलता रह रहा है, लगातार कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं एंड तक। तो क्रोमोसोम इज विजिबल इन एंड ऑफ लैप्टोट्यून, एंड ऑफ लैप्टोट्यून, भले ही क्लियरली विजिबल ना हो। ठीक है, और कॉम्पैक्शन लगातार चलती रहती है लैप्टोट्यून में। तो ये लैप्टोट्यून का चेंज हो गया। अच्छा, लैप्टोट्यून क्या है? प्रोफेज 1 का पार्ट है। प्रोफेज 1 में इतने पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेरिएशन बनानी है। वेरिएशन कैसे बनाएंगे? ये मिलते जुलते क्रोमोसोम को जोड़े में साथ लेकर आएंगे। ये देख रहे हो, ये और ये एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा, इनको साथ लेकर आएंगे। साथ लाने को पेयरिंग कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेज हमने क्या पढ़ा? लैप्टोट्यून। तो लैप्टोट्यून में क्या चेंजेस करें लिख रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना, पहले बता रहा हूं आपको। सबसे पहला मैंने स्टेज का नाम क्या लिखा? लैप्टोट्यून। जो कहते हैं शॉर्ट नोट, ये रे शॉर्ट नोट। लैप्टोट्यून में क्या हो रही है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। दूसरा, अकर थ्रू आउट, लगातार चलेगी, क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे पर क्लियरली विजिबल नहीं है, नॉट क्लियरली विजिबल, अच्छे से विजिबल नहीं है। ठीक है, अगली स्टेज, सेकेंड स्टेज जाइगोटीन। सेकेंड स्टेज क्या है बेटा? जाइगोटीन। जाइगोटीन हो रही है, सुन लो ध्यान से। ये तुम्हारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें तुम्हारे पास क्रोमोसोम विजिबल हो गए। ये क्रोमोसोम ऐसे विजिबल हो गए। जाइगोटीन में क्या होता है? सुनना ध्यान से। जाइगोटीन में मेरे पास क्या होगा आप समझो, मेरे पास क्रोमोसोम की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज पेयरिंग? अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, ये सेल था बेटा, दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं सिर्फ, दिस इज ओनली न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, इसके मिलता जुलता एक और हो गया। ये मेरे पास एक और है, ये रहा एक और। ये मेरे पास एक और है, इसके जैसा एक और ये रहा। आप देख लो, मिलते जुलते क्रोमोसोम बनाए मैंने। ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम मिलता जुलता है। ये वाला आप देखो ध्यान से बेटा, ये वाला मैं नंबर डाल रहा हूं, ये 1 नंबर के हैं,
ये 2 नंबर वाले, ये 3 वाले, ये मिलते जुलते हैं, ये साथ आने लगेंगे, साथ आने को कहते हैं साइनेप्सिस। तो मेरे पास क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। क्रोमोसोम क्या शो करेंगे, पेयरिंग अकर। पेयरिंग का मतलब होता है साथ आना, कम टुगेदर। क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग याद रखें, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। जिस बच्चे को कंफ्यूजन है ध्यान से देखो, इनको साथ लाने का जो प्रोसेस है, इनको जो साथ लाने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि क्रोमोसोम जो एक जैसे दिखते हैं उनको हम साथ लेकर आएंगे, साथ लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने उनके बीच में एक्सचेंज कराना है। अब देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस क्रोमोसोम को, ध्यान दें बेटा, इस क्रोमोसोम को, इसको देखें ध्यान से, ये मेरे पास ये क्रोमोसोम था जिसको मैंने G2 फेज में ये डबल किया, G1 में ऐसे डबल किया था। इसी के जैसा एक और है, इसको मैंने डबल किया था ऐसे। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैंने क्या किया हुआ, ये देखो बेटा ध्यान से, मेरे पास ये सेंट्रोमियर है, तो मेरे पास, मेरा पॉइंट ये है कि ये क्रोमेटिड है, दिस इज क्रोमेटिड, आपको पता होना चाहिए क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि ये किस पर जुड़े हुए हैं, एक कॉमन सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। तो ये कॉमन सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों भी मेरे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी है, ये भी मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड है, ये मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये सिस्टर हो गया, ये सिस्टर हो गया। आप समझ रहे हो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको बेटा देखो ध्यान से सुनो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं वो साथ आ गए, साथ आने के प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं, साथ आना साइनेप्सिस कहलाता है, आप समझो। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मेरे पास साइनेप्सिस कहलाता है साथ आने का प्रोसेस। उसके बाद ये और ये ध्यान सुनेंगे, मैं एक लाइन बोलूंगा, बताना कौन सी ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम साथ आए, और जो साथ आए वो होमोलोगस है, 2 लाइन है अलग अलग। होमोलोगस क्रोमोसोम साथ आए, या होमोलोगस क्रोमोसोम शो पेयरिंग, या दोज क्रोमोसोम विच शो पेयरिंग इज होमोलोगस, दूसरे वाला ठीक है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि दोज क्रोमोसोम विच शो पेयरिंग, उसको बोलेंगे नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उन्होंने पेयरिंग शो करी इसलिए होमोलोगस बोला जाता है। आपने वर्ड सुना हुआ है होमोलोगस, एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। दूसरा, अगर यहां कैपिटल टी जीन है तो यहां स्मॉल टी हो सकती है, एक ही कैरेक्टर की जीन होती है पैरेलल, उसमें उसे होमोलोगस कहते हैं। तो सबसे पहले याद करो लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हुई। जाइगोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। क्रोमोसोम की क्या हुई, पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब साथ में आ गए। साथ में आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। साथ आ गए, पेयरिंग हो गई, साइनेप्सिस बोल दिया, ठीक है। साथ आने के बाद इनका क्या नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया इनका, होमोलोगस पेयर नाम रख दिया। अब सुनो मेरी बात, कोई ऐसी चीज है जो इनको साथ रखे हुई है, देखो जरा, देखो ध्यान से, कोई ऐसी चीज है जो इनको साथ रखे हुई है, ये इंपॉर्टेंट है बात समझनी है आपने। कोई ऐसी चीज है जो इनको साथ रखे हुई है, ये हमें समझना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, आपको क्या समझा रहा हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस फेज में, इस साल भी पूछा था क्वेश्चन। देखो मैं क्या दिखा रहा हूं आपको यहां पे, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये क्रोमोसोम था, ये देखो ये क्रोमोसोम था मेरे पास, ध्यान से देखना, ये क्रोमोसोम था ऐसे, ठीक है, और एक ये क्रोमोसोम था मान लो यहां पे ऐसे, ठीक है। ये एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम थे, ये दोनों साथ आ गए। इस साथ आने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 आ गए, तो इसका मतलब ऐसे कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन का सेल है, तो 46। ठीक, तो चलो मैं इसको 7 ले आया, ये और ये 7 आ गए ऐसे। ठीक है, इनको मैं साथ में ले आया। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ये इनका सेंट्रोमियर है जिस पर ये सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। अब जरा ये देखो, इसको और इसको जिनका कॉमन ये है, दिस एंड दिस, इसे मैं कह रहा हूं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। इसको और इसको भी क्या कहूंगा, सिस्टर, क्योंकि कॉमन सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं और ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं। ये एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉपी। अगर यहां कैपिटल टी जीन है और यहां कैपिटल आर है, तो यहां भी कैपिटल टी और कैपिटल आर होगा, ऐसे समझ लो। तो यहां अगर स्मॉल टी है तो यहां स्मॉल आर, मतलब ये वाला इसकी कॉपी होता है, ये वाला इसकी कॉपी होता है। अब इन दोनों को देखो क्या बोलूंगा, इसको और इसको साथ में, इन्हें बोलूंगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनको मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहा हूं। आपको समझ आ रहा है सिस्टर किसको बोल रहे हो, नॉन सिस्टर किसको बोल रहे हैं। अब देखो, सिस्टर ये हो गया, तो इसको और इसको मैंने क्या बोल दिया, नॉन सिस्टर। आप समझो ध्यान से, इसको। दूसरी चीज, ये 7 आ गए, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोला। इनके बीच में हमारे पास एक केमिकल होता है, ध्यान से देखेंगे बेटा, इनके बीच में हमारे पास एक केमिकल होता है जो इनको साथ रखता है, ऐसे साथ रखता है, एक ब्रिज बना के जोड़ के रखता है। इस केमिकल का नाम देखो बेटा, ये केमिकल होता है इनके बीच में जो इनको साथ रखता है, ऐसे ये केमिकल है, इनको साथ रखता है। इस केमिकल का नाम होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पूरी बात समझो ध्यान से, इसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, ये इन दोनों को साथ रखता है। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरी चीज, मेरे पास अभी ये कितने क्रोमोसोम है बताओ, क्रोमोसोम कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, 1 और 2। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाईवेलेंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बाईवेलेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जाइगोटीन में सुन लो ध्यान से। जाइगोटीन का क्या मतलब होता है, जितने भी क्रोमोसोम है, जैसे ये वाला इसके साथ पेयर करेगा, ये वाला इसके साथ पेयर करेगा, ये वाला इसके साथ पेयर करेगा। इन्होंने पेयरिंग कर दी, इन्होंने क्या करा, पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद, पेयरिंग करने के प्रोसेस को क्या बोला हमने, साइनेप्सिस बोला। ठीक है, जब ये 7 आ गए तो क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला। और एक ऐसा केमिकल है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्या है, एक प्रोटीन का केमिकल है, प्रोटीन है बेटा, जो क्या करेगी, कैप्ट क्रोमोसोम टुगेदर, उनको साथ रखता है, उनको चिपका के रखता है, ब्रिज बनाता है, उनको साथ जोड़ के रखता है ना, उनको साथ रखता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और कितने क्रोमोसोम है, 2 पेयर है ना, 2 क्रोमोसोम मतलब पेयर है, तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से बोलो। ठीक है, सोनाली प्रिया बेटा, आपको क्लास छोड़ के पिछला लेक्चर पढ़ना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, याद करो, आप याद करो मैंने क्या पढ़ाया था। एस फेज में डीएनए डबल हो गया था, G2 के बाद प्रोफेज होता है। आप सोचो आप कितना बड़ा ब्लंडर बात करते हैं। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो डाउट आएगा ही। आप समझे इस चीज को, आपको लास्ट लेक्चर फिर देखना चाहिए। पहली बात, साइनेप्सिस मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा अभी। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि 2 क्यों है बेटे, तो गलत बात हुई ना, ये सही बात कैसे हुई। कुछ कहते हैं सर गुस्सा करते हो, गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से। हमें तकलीफ होती है इन बातों की कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो ध्यान से। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये कहानी है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये देखो, ऐसे बन जाएगा।
क्रोमोसोम के जोड़े बन जाएंगे ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये रहा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ऐसे जोड़े बन जाएंगे। मैंने कितने जोड़े बनाए हैं? 4 जोड़े, 8 क्रोमोसोम है। ह्यूमन होता तो इस पूरे को ये पूरा, दिस इज 1 बाइवेलेंट, 1 बाइवेलेंट। ये टोटल कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम है। टोटल कितने? 8 क्रोमोसोम। तो बाइवेलेंट कितने बने? बाइवेलेंट बने 4। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 1 2 3 4। क्रोमेटिड कितने हैं? क्रोमेटिड हैं 4। 1 2। क्रोमोसोम कितने हैं? 2। तो जब मैं क्रोमोसोम की बात करूंगा तो मैं टर्म लिखता हूं बाइवेलेंट। समझो ध्यान से, मैं अगर क्रोमोसोम की बात करता हूं, सुन ले ध्यान से बेटा, 1 बाइवेलेंट, या इसको मैं 1 टेट्राड लिखूंगा। जिस बच्चे को बात नहीं समझ में आई सुन लो ध्यान से। क्रोमोसोम कितने हैं? 2। क्रोमेटिड कितने हैं? 4। तो 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमेटिड, तो या तो बाइवेलेंट कह लो या टेट्राड कह लो, एक ही बात है। तो अगर टोटल 8 हैं क्रोमोसोम तो मेरे पास 4 बाइवेलेंट बनेंगे। मैं और लिख रहा हूं, और 4 ही टेट्राड बनेंगे। अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो कितने बाइवेलेंट बनते? आप कहते 23। आप समझ रहे हो? और ये क्या है बेटा बीच में? ये क्या है? ये दिस इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? बाइवेलेंट और टेट्राड किसको समझ में नहीं आया? क्रोमोसोम कितने हैं? 1 और 2। क्रोमेटिड कितने? 1 2 3 4। अगर क्रोमेटिड की बात करते हैं तो टेट्राड वर्ड यूज करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं तो बाइवेलेंट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 8 क्रोमोसोम में 4 बाइवेलेंट और 4 टेट्राड। ह्यूमन का सेल कितना है? ह्यूमन के सेल में 2n = 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने बाइवेलेंट बनेंगे? बाइवेलेंट बनेंगे 23 और उतने ही टेट्राड बनेंगे। देख लो ध्यान से। ठीक है, वो सारा बता रहा हूं बेटा। राकेश कुमार जी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर? हां, जल्दी बताओ। सही है? देख लो बेटा, दिस केमिकल जो इनको साथ रखेगा, कितने जोड़े बनेंगे? जितने क्रोमोसोम पेयर होंगे उतने जोड़े बना दो। ये 7 आए इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 7 आए। कंफ्यूज? बेटा इससे क्लियर नहीं पढ़ा सकता मैं ना, प्रॉब्लम ये है। आपको अभी भी नहीं समझ। ये दोनों क्या है भाई? सिस्टर। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं क्योंकि इस पे जुड़े हुए हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये। लेकिन इसको इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तब नॉन सिस्टर है। यही तो पढ़ाया। ये दोनों सिस्टर है, ये इसके साथ नॉन सिस्टर है। ठीक है, नॉन सिस्टर है। क्लियर? नहीं कर सकते बेटा दोबारा से बाइवेलेंट एक्सप्लेन? सॉरी, आप लोग मतलब दोबारा देखें इसे। मतलब ये बेटा बहुत ही खराब है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ध्यान घर पुराना पढ़ते ही नहीं आप अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आप सामने ऑफलाइन में होते मैं तब बताता, आपसे पूछता डायरेक्ट। आप पुराना पढ़ते ही नहीं हो। अगर आप पुराना नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा आपको? आपको क्या लग रहा है? मतलब ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन? आप मेरे से कुछ दिन बाद मैसेज करोगे कि सर मेरे मतलब 300 नंबर आ रहे हैं 720 में से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप पुराना रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। व्हाट इज बाइवेलेंट? कितनी बार इसको रिपीट किया मैंने? देखो, ये 2 क्रोमोसोम है, एक ये और एक ये। इसे बाइवेलेंट कह रहे हैं, 2 क्रोमोसोम।
ये और ये बाईवेलेंट, बाई मतलब दो होता है, क्रोमेटिड कितने हैं? 4, तो इसे टेट्राड कह रहे हैं। टेट्राड, टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड। इधर देख बेटा, ये 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है। ऐसे मेरे पास एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, इसे बोला बाईवेलेंट। बाईवेलेंट कब बोला? जब इनको क्रोमोसोम की टर्म में बात की। टेट्राड कब बोला? जब क्रोमेटिड की टर्म में बात करी। तो लिख तो रहा हूं 4 क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड हैं? 4। टेट्राड कितने क्रोमोसोम है? ये पूरा, ये देख, ये एक क्रोमोसोम है पूरा, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, तो दिस इज बाईवेलेंट। क्रोमेटिड 1 2 3 4, टेट्राड। क्लियर है? ठीक है, हां सही है। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, सुन लो ध्यान से। आपको यह ध्यान रखना है, जाइगोटीन, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जाइगोटीन एंड मेरे पास देखो लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन विजिबल होता है, विजिबल इन नॉर्मल माइक्रोस्कोप। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाता है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये विजिबल हो जाता है। किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाता है। कौन? लेप्टोटीन और जाइगोटीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है। हम देखते हैं, पता चल जाता है पेयरिंग हो गई है। देखो क्रोमोसोम हल्के हल्के दिख जाएंगे तो मैं कहूंगा लेप्टोटीन है। अगर वो पेयर होते हुए दिख जाएंगे तो क्या बोलूंगा मैं? जाइगोटीन है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बाईवेलेंट, बाईवेलेंट विजिबल इन, बाईवेलेंट और टेट्राड विजिबल इन, विजिबल इन जाइगोटीन। और अगर आपसे कोई पूछे कि बाईवेलेंट, अगले स्टेज में क्लियरली दिखेगा, बाईवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल इन, ठीक है, क्लियरली विजिबल इन पैकेटीन। किसमें दिखेगा? पैकेटीन में दिखेगा। आप समझ लें ध्यान से, क्लियर? पैकेटीन में दिखेगा। तो बाईवेलेंट और टेट्राड, बाईवेलेंट और टेट्राड दिखता जाइगोटीन में है, क्लियरली विजिबल किसमें होगा? पैकेटीन में। इसके बाद की जो स्टेजेस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, उसमें होने वाले बदलाव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। फर्क क्या होता है सुन लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मान लो इतनी बड़ी चीज को देख सकता है, इतनी बड़ी चीज को अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकता है, तो आप जो इतनी छोटी चीज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि बहुत छोटी चीज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो आने वाली स्टेजेस में बहुत छोटे लेवल पे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसको हम किसमें देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो आफ्टर जाइगोटीन स्टेजेस किसमें विजिबल होंगी? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतनी बात आपने समझनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे बदलाव दिख जाएंगे। अब आपको यह क्लियर होना चाहिए कि अगर ह्यूमन के सेल में, मान लो मैं मेज सेल की बात करता हूं, मेज में कितने वो होते हैं मेरे पास? टेट्राड। आप कहोगे सर मेज में मेरे पास टेट्राड 20 क्रोमोसोम होते हैं, 10 टेट्राड, ठीक है। कितने टेट्राड होंगे? 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बाईवेलेंट, नंबर ऑफ बाईवेलेंट क्या होगा? या नंबर ऑफ टेट्राड कितने, कैसे निकालोगे? टोटल क्रोमोसोम अपोन में हाफ बाई 2, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पैकेटीन, क्लियर है? नेक्स्ट पैकेटीन पढ़ रहे हैं, सही है, ठीक है, हां ठीक है। इस तरीके से करेंगे। आगे देखो पैकेटीन में, देखो क्या होगा। पैकेटीन में सुनना ध्यान से, आपके पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक। एक ये वाला था, ये देखो, ये सेंट्रोमियर पे ऐसे जुड़ा हुआ है। पैकेटीन में समझना क्या हो रहा है,
मुझे बताओ ये वाला, ये क्रोमेटिड है सिंगल, और ये क्रोमेटिड है, ये सिस्टर है। तो इसको और इसको दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर। ध्यान से देखो बेटा, फोकस करके, होमोलोगस पेयर का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। दिखना चाहिए आपको ये और ये, इसको और इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसका? होमोलोगस पेयर का। यहां पर मेरे पास अगर आपको याद हो, एक केमिकल है जिसने इसको साथ रखा हुआ है, उसे हमने क्या नाम दिया था? याद करो, दिस वॉज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये मेरे पास जाइगोटीन में हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करने वाला हूं। मेरे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे कुछ पॉइंट्स पर आपस में रैप हो जाते हैं। ये देखो इस तरीके से, ऐसे, जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट में, ये सेंट्रोमियर है, यहां पे दिस इज सेंट्रोमियर, आपको पता होना चाहिए। ये देख रहे हो, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये कांटेक्ट में आ गए, ये वो पॉइंट है जहां पर ये कांटेक्ट में आ गए। आप देख लो ध्यान से, ये वो पॉइंट है। कौन कौन कर रहा है बेटा? ये दोनों क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जो नॉन सिस्टर, आप समझ लो ध्यान से, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं उनके बीच में आपस में एक्सचेंज होगा ऐसे। सबसे पहले वो ऐसे रैप हो जाएंगे एक दूसरे के आसपास। तो इस पॉइंट को यहां पर इनमें एक्सचेंज होने वाला था। ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये वाले, ध्यान से देखो, ये वाले जहां पर ये आपस में एक दूसरे पे रैप हो गए, ये सब, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या नाम देते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं इन पॉइंट्स को। मतलब मैं ये क्या चाह रहा हूं, सुन लो ध्यान से, मैं ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं। मैं ये चाह रहा हूं बेटा यहां पर कि जो ये वाला, इसका कुछ पार्ट है, ये यहां चला जाए इस पर, और इसका कुछ पार्ट ये वाला इस पर आ जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए। उसको हम कहते हैं वेरिएशन लाना। मैं इस पार्ट को इधर लाना चाहता हूं, इसको इधर लाना चाहता हूं, इसको वेरिएशन लाना कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। उसके लिए मैंने क्या देखा कि ये जो आर्म्स हैं आपस में ऐसे रैप कर जाएंगी। ठीक है, ऐसे रैप कर जाएंगी। और अभी ऐसा नहीं कि यहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल होगा, वो होता ही है। तो जहां पर ये आपस में ऐसे कांटेक्ट में आकर ऐसे रैप कर गए, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये वाला पार्ट, ध्यान से सुनेंगे, ये वाला पार्ट यहां चला जाता है, और ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट जो है ये इसका हिस्सा हो जाएगा और ये इसका, ऐसे एक्सचेंज होगा यहां पे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होने का क्या मतलब होता है? सुन लो ध्यान से। ये जो मान लो ये दोनों, ये देखो, ये ऐसे रैप हो गए, ऐसे ये रैप हो गए। तो जहां पर ये कांटेक्ट में आए, इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। अब क्या होगा? वो हिस्से क्या हो जाएंगे? आपस में एक्सचेंज होते चले जाएंगे। एक्सचेंज होने का मतलब यह है कि जहां पर ये कांटेक्ट में आए, देखो एक्सचेंज होने का क्या मतलब है, आप समझना इस बात को। एक्सचेंज होने का मतलब यह है बेटा, एक्सचेंज होने का मतलब यह है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले पैकेटीन में आप क्या लिखोगे? देखो पैकेटीन में क्या लिखोगे? पैकेटीन में आप ये लिखोगे, पैकेटीन में क्या हुआ है? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उन्होंने क्या बनाया है? फॉर्म रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। उन्होंने क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना दिया। किसने बना दिया बेटा? किसने बना दिया? पैकेटीन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे ध्यान से देखना। मैंने ये बनाया, मैंने मान लो ये ऐसे कांटेक्ट में ले आया, इसके, समझना ध्यान से, ये बनाया और इसको इसके कांटेक्ट में ले आया ऐसे। ठीक है, इनका ये सेंट्रोमियर आपको पता है, ये सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रोमियर है।
अब इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, याद करो, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट को बोला था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक्चुअल में इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, अगर आप समझ पाओ तो देखना ध्यान से। देखो, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं हमारे पास, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो मैं अब दिखा रहा हूं आपको। इसके साथ ये वाली आर्म जुड़ जाएगी, ये देख रहे हो, और इस वाले के साथ ये देखो, इस वाले के साथ मेरे पास ये वाली आर्म आ जाएगी, ये तो इसका इस आपस में एक्सचेंज हो गया ना, इसे कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर होना। दिस इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर आप ध्यान से देखो, इसे क्रॉस तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, देन क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर होगी, और उसके लिए एंजाइम चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास ये क्रोमोसोम के ये और ये सिस्टर है, ये नॉन सिस्टर है, इनके बीच में ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोला। वो देख रहे हो, एक्सचेंज हो गया, इसके साथ पिंक वाला पार्ट आ गया और इसके साथ दूसरे वाला पार्ट आ गया, इसे क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। ये वेरिएशन है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड एग्जैक्टली सेम थे, ये वाला और ये वाला सेम थे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के बाद ये और ये अब सेम नहीं रहे ना, अब सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। कैसे? क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट पिंक वाले का आ गया और इसमें आप देखो इस पिंक वाले में थोड़ा सा पार्ट ये ग्रीन वाले का आ गया, इसे वेरिएशन कह रहे हैं। वेरिएशन से क्या होता है, अब जो ये सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान से सुनो, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है अब ये जेनेटिकली सेम नहीं होते। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, सिस्टर क्रोमेटिड ये और ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, कॉपी होते हैं एक दूसरे की, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं? कॉपी नहीं होते, अलग हो जाते हैं, वेरिएशन आ जाती है। यही चीज है वेरिएशन। वेरिएशन एग्जैक्टली पैकेटीन में आती है। कब आती है? पैकेटीन में। तो आप देख सकते हो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ये रहा और वहीं से एक्सचेंज होता है। उसके लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम रिकॉम्बिनेज है। तो पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, फिर आपस में एक्सचेंज होता है, लेकिन अभी भी ये जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग हो जाते हैं। वहां पर ये अभी भी जुड़े रहते हैं। एक्सचेंज तो हो गया भाई, आपस में बदलाव हो गया, लेकिन जुड़े हुए हैं अभी भी। ये देखो, इस ग्रीन वाले के साथ पिंक जुड़ गया, इस पिंक वाले के साथ ग्रीन जुड़ गया, इसे कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन लाना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एग्जैक्टली सेम होते, ये दोनों क्या थे? सेम थे, पर अब बदल गए। क्लियर है? क्लियर? खुद ही बात कर रहे हैं, खुद ही लगे हुए हैं बेटा। वो कोई बात नहीं, 2023, 24, 25 कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, जो खुद लगे हुए हैं ना बात करने में। हाँ, उबैद, सैफी, आप जा सकते हैं क्लास छोड़ के, ठीक है? आपको कोई हक नहीं है क्लास करने का अगर आप लिख रहे हैं चैट में, ठीक है? क्लियर? चेक, लेक्चर एंड नहीं हुआ अभी। हाँ, वो आपकी प्रॉब्लम है बेटा, मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी कौन सी क्लास है अभी। फिलहाल आप ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी थे, ये इसकी कॉपी था। मैंने कुछ पॉइंट्स पर इनको ऐसे किया, उसे हमने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोला, जहां ये क्रॉस बनाते हैं। उसके बाद एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्लियर? सुन लो ध्यान से, कैज़मेटा नहीं बताया मैंने, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्या आपको पैकेटीन में ये चेंजेस याद करने हैं? देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, हमने लेप्टोटीन लिखा था, सेकंड वाज जाइगोटीन। क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। अब जाइगोटीन में क्या लिखोगे? पेयरिंग अकर, पेयरिंग और क्या लिखो इसको? साइनेप्सिस, साइनेप्सिस अकर। पेयरिंग हो गया या साइनेप्सिस हो गए, ठीक है? उसके बाद सुनो ध्यान से, पेयरिंग हुआ है और साइनेप्सिस हो गए, आप समझना ध्यान से, ठीक है? क्लियर है? देखो उसके बाद क्या होगा? बाइवेलेंट और टेट्राड विजिबल है। ये चीज समझ में आ रही है? बाइवेलेंट और टेट्राड विजिबल है।
क्या बना था? क्रोमोसोम को साथ कैसे रखा? क्रोमोसोम कैप टुगेदर, यही तुम्हारे शॉर्ट नोट होते हैं, टुगेदर विद साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये वो स्टिकी ब्रिज है या मटेरियल है जो साथ रखता है। अब आगे क्या हुई? पैकेटिन। पैकेटिन में क्या हुआ है? पैकेटिन में क्या हुआ है बेटा? पैकेटिन में क्या हुआ है? मेरे पास बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड साथ क्यों लाए थे? इसीलिए क्रोमेटिड के बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मेरे पास क्या बना? मेरे पास क्या बना बेटा? मेरे पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना। क्या बना? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब एक्सचेंज टाइप का चीज दिख रहा है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, अकर एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज। एंजाइम कौन सा चाहिए? रिकॉम्बिनेज। ये शॉर्ट नोट है तुम्हारे। पैकेटिन के बाद फोर्थ बात करते हैं डिप्लोटीन की। अब एक चीज समझ लो, अगर आपसे पूछे बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल यहां है, बाइवेलेंट यहां क्लियरली विजिबल है, और ये दोनों स्टेजेस कौन से माइक्रोस्कोप में दिखती हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये दिख जाएंगी। बाकी की आगे की स्टेजेस किस में दिखेंगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए था बेटा। क्लियर? अभी अलग नहीं होंगे, ठीक है, अभी अलग नहीं होंगे। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से फिर से। मेरे पास ये क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमेटिड इसकी कॉपी है, ये वाला इसकी कॉपी है। इन्होंने अपनी आर्म्स ऐसे लगा दी, जिस जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में आए उसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोला। अब क्या हो गया? ऐसे एक्सचेंज होगा, लेकिन अभी अलग नहीं हुए। अब भाई अभी क्या नहीं हुए? अलग नहीं हुए। दूसरा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि अलग होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है ऐसे। अब देखो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है इसको समझना। आपके पास ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखना, ये क्रोमोसोम है, ये वो क्रोमोसोम है जिसपे ये वाला पार्ट जुड़ चुका है, वेरिएशन आ गई, ठीक है। ये वाला, ये रहा, और इस पे वेरिएशन आ रखी है। बेटा प्लीज पढ़ाई करो, क्योंकि हमें मतलब आपको ये कराना है, नहीं तो बीच में छूट जाएगा ये, तो इसलिए प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है। जो बच्चे लिखते हैं कि ये वो, बेटा इतनी डिमांड ना करा करो, हमें पढ़ाने दिया करो। अगर आप पढ़ाने नहीं देंगे तो हम आपका क्या भला कर पाएंगे? ऐसा थोड़ी कि हमें मतलब बहुत ही मजा आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं देख लो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं देखो। ये देखो, एक मिनट रुको, बहुत दूर बना दिया इसको, थोड़ा पास बनाते हैं। देखो ये यहां पर है और ये यहां पर है, ठीक है। ये आपस में एक्सचेंज हो चुका है। मुझे एक चीज बताओ, अभी ये वो केमिकल है यहां पर, अभी पैकेटिन में तो रहता है। दिस इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखना ध्यान से। ये कौन सी स्टेज थी? दिस वॉज पैकेटिन। अब डिप्लोटीन में क्या करो, इसको डिसॉल्व कर दो। किसको डिसॉल्व करोगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करो। अगर आप साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करोगे, आप क्या करो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर दो। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो। इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मुझे सिर्फ वहां जुड़े हुए दिखेंगे जिसे मैं पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कहूंगा, उसके अलावा ये कहीं जुड़े हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ध्यान से देखना, देखो
मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले ये क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, ये ऐसे जुड़े हुए थे। अब मेरे पास मैंने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर दिया, तो अब ये सिर्फ पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर पे जुड़े हुए हैं, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि ये सिर्फ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लिखता हूं मैं। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसको डिसॉल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ ये कहां जुड़े हुए हैं, तो हम ये लिखेंगे दे आर, हम क्या लिख रहे हैं बेटा, अब देखो ये कहां लिंक है, सिर्फ यहां पर, यहां जुड़े हुए हैं। तो क्रोमोसोम कौन से वाले, क्रोमोसोम ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये एक दूसरे से क्या होंगे, ऐसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो क्रोमोसोम टेंड टू मूव अवे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। दे आर लिंक्ड ओनली एट पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि अभी तो ये पूरा जुड़े हुए हैं आपस में, इसकी वजह से जैसे इसको डिसॉल्व किया तो ये खत्म हो गया, इनके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो गया। अब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिर्फ यहां जुड़े हुए रहेंगे, तो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहां पर ये जुड़े हुए हैं, इसे कैइजमेटा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैइजमेटा। तो जब ये देखो, अभी ये पास में थे, पास में होने की वजह से ये दिख नहीं रहा था ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि एकदम पास में है। जैसे ये डिसॉल्व होगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो जब ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे कैइजमेटा कहते हैं। तो ये लिख रहा ना, टेंड टू मूव अवे, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, होमोलोगस पेयर। दे आर लिंक्ड ओनली एट अ पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर, सिर्फ वहां पर जुड़े हुए हैं। और इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसे हम देते हैं कैइजमेटा। कैइजमेटा क्या होता है, कैइजमेटा क्या होता है कि जब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो मैंने इनको आपस में एक दूसरे से दूर बनाया है, ऐसे। आप देखना ध्यान से बेटा, मैंने क्या किया, इनको आपस में एक दूसरे से ऐसे दूर बनाया। तो जब मैंने इसको आपस में दूर बनाया, ये देखो ये ऐसे इधर और इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास, क्योंकि वो चला गया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो मेरे पास ये जो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना, ये देख रहे हो, एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, कैइजमेटा। दिस इज कैइजमेटा, चाइजमेटा या कैइजमेटा इसे कहते हैं। तो आपको क्या क्या याद करना है डिप्लोटीन में, सबसे पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कैइजमेटा बोलेंगे। क्लियर है? नो ऑडियो वाले की पिटाई हो जाएगी। हाँ, झूठ बोल रहा है वो बच्चा, कह रहा नो ऑडियो सर। हाँ देख लो, तो डिप्लोटीन में बेटा आज इस साल का क्वेश्चन उठा के देख लेना नीट में, डिप्लोटीन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले क्या डिसॉल्व होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। चलो इसको डिसॉल्व कर दिया हमने। और क्या होगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे, मूव अवे, ठीक, एक दूसरे से दूर जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपको कैइजमेटा विजिबल होगा, कैइजमेटा क्या होगा, विजिबल होगा। ये देख लो, ये डिप्लोटीन में याद करना आपने, ठीक है। ये इस साल का क्वेश्चन था नीट का, ये इस साल का नीट का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था बेटा नीट का इस साल का। अब आ जाओ जरा अगली स्टेज देखो, अगली स्टेज है डायकाइनेसिस। सुनना ध्यान से, डायकाइनेसिस क्या है। देखो हमारे पास, आपके पास ये सेल है, ये इसके न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में अगर आपको ध्यान हो, हम ये पढ़ रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं,
इस तरीके से क्रोमोसोम दिख रहे हैं, आपको पता है ना? इस तरीके से आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं न्यूक्लियस में। ऐसे पेयर में क्रोमोसोम होंगे जो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे होंगे। मान लो ह्यूमन का होता तो 46 क्रोमोसोम ऐसे होते। देख पा रहे हो ये? इसमें से एक को जूम कर लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखना, एक को जूम कर लेते हैं। तो जिसको मैंने जूम किया वो ये रहा। आपको पता है ये दिख रहा है मुझे, ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ आपके लिए। मैंने कहा ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे ना, ये चीज दिख रही है आपको, ठीक है? अब देखो क्या होगा। ये क्रॉस है, ऐसा ये क्रॉस है, ये देख रहे हो क्रॉस, ये क्रॉस की बात कर रहा हूं इसकी। इसे मैंने कैइजमेटा बोला था, दिस वॉज कैइजमेटा। अब इस कैइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन होगी। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला कैइजमेटा। कैइजमेटा। अब इस कैइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन करो, मतलब इसको ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे खींचो। देखो ये क्रॉस यहां है, दिख रहा है? अगर मैं दोनों आर्म्स को पीछे खींचूंगा तो यहां आएगा। उससे जो चीज बीच में थी वो टर्मिनल एंड पे आई कि नहीं, बताओ? देखो ये यहां है क्रॉस, अगर मैं दोनों आर्म्स को ऐसे पीछे खींचूं तो ये टर्मिनल पॉइंट पे आ जाएगा। ऐसे देखो क्या मतलब हुआ, अभी जुड़े ही रहेंगे, लेकिन ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस जो है ये टर्मिनल पॉइंट पर आ गया। ऐसे यहां पे ये क्या आ गया हमारे पास? टर्मिनल पॉइंट पर आ गया बेटा। ये क्रॉस जो है मेरे पास, ये अब टर्मिनल पॉइंट पर आ गया, ऐसे। ये देखो यहां आ गया। आप अगर ध्यान से देखो, ये क्रॉस पहले यहां था, अब यहां आ गया। इसका मतलब ये पहले ऐसे था, अब यहां ऐसे पहुंच गया। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम लिखते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा। कैइजमेटा की क्या हो रही है? टर्मिनलाइजेशन हो रही है। मतलब वो कैइजमेटा पहले यहां था ऐसे, अब ये यहां आ गया लास्ट पॉइंट पर। यहां देख रहे हो, यहां पर आ गया, यहां से नीचे की तरफ आ गया। ये सारे क्रोमोसोम में होगा। अब क्या होगा? जो बचा हुआ प्रोफेज में आप काम करते थे वो कर लो। प्रोफेज में कौन सा काम बचा हुआ करते थे? याद करो जल्दी से, कौन सा काम करते थे आप प्रोफेज में करते थे बचा हुआ काम कौन सा? पहला, ये सेंट्रोजोम को अपोजिट पोल पे मूव करो। तो सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर बनाओ। अब वो प्रोफेज के बचे हुए काम, स्पिंडल फाइबर बनाओ, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करो, ठीक है? एस्टर से न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी, इसको डिसअपीयर करो। और सबसे लास्ट में देखो एक चीज और, क्रोमोसोम यहां पर सबसे ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस यहां होते हैं। माइटोसिस में मेटाफेज में होते थे, यहां होंगे मोस्ट कंडेंस। और लास्ट इवेंट याद करो क्या करते थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ना। तो मेरा मेन पर्पस तो ये एक्सचेंज कराना था कि इनके पार्ट एक्सचेंज हो जाएं। हो गया काम वो। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करो? डिसअपीयर कर दो, डिसइंटीग्रेट कर दो। तो जो बचा हुआ काम है ना प्रोफेज का, वो हमने यहां करना है। हम ये क्यों कर रहे थे? वेरिएशन लाने के लिए। वेरिएशन कैसे ला रहे हैं? इसका एक हिस्सा इस पे चला गया, इसका एक हिस्सा इस पे चला गया, तो हम इनको साथ क्यों लाए थे? वो एक्सचेंज करने के लिए। अब काम हो गया तो दूर ले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अटैच है, यहां पर दूर नहीं गए, अटैच है इसके प्रोफेज एंड वन के एंड में। क्लियर है? इसे डायकाइनेसिस कह रहे हैं। क्लियर? सही है? देख लो ध्यान से बेटा, हमने लिखा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा, ये होगा। तो बचा हुआ प्रोफेज का काम किस में हो रहा है? डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस में बचा हुआ काम प्रोफेज का कर लो, जो बचा हुआ है। पर उसके साथ आपने क्या किया? सबसे पहले लिखो क्या किया आपने? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा किया।
कैइज्मेटा को टर्मिनल पॉइंट पे लाए और क्या किया आपने, ईआर गोल्जी न्यूक्लियोलस डिसअपीयर करा, स्पिंडल बनाए, स्पिंडल फाइबर फॉर्म किए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ी है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस दिखेंगे, ब्रेक करी, है ना। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान आनी चाहिए। आ गया समझ यहां पे, जल्दी बताओ। तो जो प्रोफेज के बाकी के बचे हुए काम थे वो डायकाइनेसिस में कर रहे हैं। आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्रोमोसोम कब दिख जाएंगे, लेप्टोटीन में, पेयरिंग कब होगी, जाइगोटीन में, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जाइगोटीन में बनेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब काम करेगा, पैकेटीन में करेगा, रिकॉम्बिनेज क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर कराता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब दिखेंगे, पैकेटीन में दिखेंगे, मेरे पास साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना कब, जाइगोटीन में, डिसॉल्व कब हुआ, डिप्लोटीन में, जैसे ही डिसॉल्व होगा क्या दिखेगा, कैइज्मेटा, कैइज्मेटा जो दिखा उसकी टर्मिनलाइजेशन कब होगी, डायकाइनेसिस में, और बाकी के बचे हुए काम कब होंगे, डायकाइनेसिस में। क्लियर। अब एक चीज समझो, अगर आपने क्लास 12th की बायो पढ़ी है तो आपने यह पढ़ा था कि फीमेल में oogenesis उसकी फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। oogenesis का मतलब होता है मियोसिस। तो फीमेल में oogenesis जिसे मियोसिस कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है किसमें, फीटल स्टेज में। फीटल मतलब वो फीटस होती है तभी स्टार्ट हो जाती है। आप समझो इस बात को, फीटल स्टेज में oogenesis स्टार्ट हो जाती है। आप समझना इस बात को। तो oogenesis स्टार्ट हो गई, लेकिन वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि फीमेल में, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, आप कहोगे सर प्यूबर्टी में। फीमेल में कब स्टार्ट होती है, जब उसकी बर्थ भी नहीं हुई होती, लेकिन वो रुक जाती है किस स्टेज में, डिप्लोटीन में। यही एनसीईआरटी ने लिखा है कि इन सम मैमल्स डिप्लोटीन में जाकर अरेस्ट हो जाता है। क्लास 12 में क्लियरली मेंशन है कि बच्चा, लड़की, फीमेल पैदा नहीं हुई, उसकी ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो गई, अभी वो जाके प्रोसेस प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में रुक जाता है। इसका मतलब ये होगा जब प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी आने के बाद फिर डिप्लोटीन से डायकाइनेसिस में जाएगा। क्लियर है, क्लियर। हां हां बिल्कुल, डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फीटल स्टेज में, फीटस मतलब पैदा भी नहीं, बर्थ भी नहीं हुआ। बेटा एपीसी यहां नहीं बताऊंगा, एपीसी बताऊंगा अभी। क्लियर। क्या आपको मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 क्लियर हो गया? ये बहुत जरूरी था, प्रोफेज 1। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे ये तुम इलेक्ट्रॉन माइक का, अगर ये देखो, क्लियरली विजिबल बाइवेलेंट कब होगा ये पता होना चाहिए। विजिबल जाइगोटीन में क्लियरली विजिबल कब होगा, बाइवेलेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, टेट्राड क्या होता है, ये सब पूछता है। क्लियर। आज जाकर इसको फिर देख लो, जिसको एक भी दिक्कत लग रही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लो। ठीक है, एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, कैसे वेरिएशन बनती है, नेक्स्ट क्लास में खत्म भी करेंगे चैप्टर, और इसके सारे छोटे छोटे टॉपिक तो आपकी कल आएगी। सुन ले ध्यान से, कुछ चीजें बता देता हूं। आपका जोलॉजी वाला पार्ट 4 तारीख से, मंडे से स्टार्ट होगा। मेरी एक क्लास कल आएगी जिसमें मैं ये पूरा चैप्टर फिनिश कर रहा हूं, ये बची हुई मियोसिस, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे बता दूंगा, पॉलीटीनी, पॉलीप्लॉइडी, वो सारे। उसके बाद आपका डाउट सेशन सैटरडे को 2 अक्टूबर को, आपकी छुट्टी नहीं है, मेरे साथ डाउट सेशन है। आप उस डाउट सेशन में 2 घंटे 3 घंटे जितने डाउट पूछने हैं आप सारे पूछ डालना, वो मैं सारे बता दूंगा आपको, कोई डाउट नहीं बचेगा। मैं जितनी बड़ी लाइव क्लास होगी मैं सारे डाउट बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो कल आपने एक स्पेशल टाइम रखना है बायो के चैप्टर फिनिश करने का, ध्यान रखना। ये चैप्टर आपने फिनिश करना है, कल अलग से टाइम रखना है मेरे लिए। क्लियर है, मैं जो पढ़ा दूंगा उस लेक्चर को देख के कल बायो का ये चैप्टर फिनिश करना है, और फिर आपने लाइव डाउट सेशन में जितने डाउट इस चैप्टर के पूछने आपने पूछने 2 तारीख को। ठीक है, क्लियर है। हाँ, कल लाइव नहीं है, कल लाइव नहीं है, कल रिकॉर्डेड है। ठीक है, क्लियर। और बेटा उन बच्चों के लिए जिनको हैप्लॉइड डिप्लॉइड में भी प्रॉब्लम है, मैं एक लेक्चर डाल ही देता हूं, वो देख लो उन्हें। ठीक,
टेस्ट संडे को है ना प्लांट फिजियोलॉजी का कंप्लीट, दो उसे। बेटा मेरी 11 बजे क्लास है एक और लाइव ना, यकीन 2.0 में, तो मुझे उसकी स्लाइड्स के लिए देखना होता है क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ लिखते हैं ना लाइव क्लास में, नहीं तो क्या होता है बहुत ज्यादा समय लगता है। जेन्युइन बता रहा हूं मैं, मुझे लाइव में ज्यादा समय लगता है पढ़ाने में, मैं इसलिए अवॉइड करता हूं। मैं ये आपको भी पता है, मैं नहीं लेता नॉर्मली, है ना, कुछ जेन्युइन रीजन हो जाते हैं इसलिए ले पाता हूं, नहीं तो मैं नहीं लेता, मुझे खुद भी पसंद नहीं। रीजन ये है कि एक तो फोकस डिस्टर्ब होता है, दूसरा आपको उतना कंटेंट नहीं दे पाते अच्छा, मतलब और अच्छा पढ़ाना चाहते हैं ना, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। हाँ वर्कशीट मिलेगी बेटा, इसकी चैप्टर की भी वर्कशीट मिलेगी, कोई चैप्टर ऐसा नहीं जिसकी वर्कशीट छूटेगी, सबकी वर्कशीट मिलेगी। ठीक है, सिलेबस की टेंशन मत लो, बायो का लेट नहीं है आपका। 1 तारीख को जाना था सर के पास, एक दिन लेट है तो वो हम लास्ट आगे कवर कर देंगे, एक ही दिन लेट है, बायो का सिलेबस लेट नहीं है आपका। ठीक है, हाँ नोट्स चाहिए इसके, मैं भेज देता हूं आपको। ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, एंड कर रहे हैं सेशन। ठीक है, पढ़ाई करो प्लीज, है ना, थैंक यू।